एक बहुत ही अच्छी सीरीज वापस शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे। मैं आपसे चाह रहा हूं आपकी पॉलिटी जल्दी खत्म हो जाएगी, बस आपके साथ आपकी नोटबुक हो, आपके साथ आपके पेन कॉपी हो जिसमें आप बस लिखते चलो मैं जो बोल रहा हूं। कि हम इस बार पहली बार एक एक्ट लेके आएंगे इस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। कोई पार्लियामेंट जरूरत नहीं है, यही 5 लोग मिलके जो चाहे वो कर दें इस देश में। जो अभी कंपटीशन की बात हो रही थी सिविल सर्विसेज की, इसमें ओपन कंपटीशन अब कर दिया गया। 1926 में पहली बार एक यूपीएससी जैसा कुछ हुआ जो देश में अच्छे ऑफिसर्स को सर्च करेगा। हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। एक बहुत ही अच्छी सीरीज वापस शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे। अब आपके सामने आपकी स्टैंडर्ड बुक्स तो हैं ही प्यारी प्यारी, लक्ष्मीकांत है, हमारी उड़ान थी, हमारी यूपीएससी वाला की अपनी स्टैटिक बुक थी। तो इन सब से समराइज करके अब हम आपके लिए जो बैच लेके आ रहे हैं जिसका नाम सुमित सर ने आपको बताया था कि संभव सीरीज, अब यूपीएससी संभव होगा। बस हम आपसे जो प्रॉमिस चाहते हैं, मैं आपसे जो प्रॉमिस चाहता हूं वो मैंने तब भी बताया था लॉन्च वाले दिन और आज फिर से बताऊंगा। मुझे क्या चाहिए कि आपके पास आज एक नोटबुक हो, और नहीं तो हो सकता है आप एक बुक से पढ़ रहे हो साथ में बैठ के, कोई बात नहीं, ठीक है। बुक पे पेंसिल चलाना, अपनी किताब में जो अपनी बुक अपनी नोटबुक में पेन से लिखना। अब लिखना क्या है, हमें करना क्या है, जो जो हम आगे आज पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर। ऑफ कोर्स हमें पता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से ही शुरू होती है कहानी। अब ऐसा नहीं है कि इसके बाद सेम आप कहोगे सर ये तो हमने समग्र बैच में पूरा ही किया था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फिर मेकिंग, फिर कॉन्सेप्ट, फिर हमारा यूनियन, फिर सब चीजें। नहीं, हम इसमें रिवैम्प कर रहे हैं। ऐसे पढ़ेंगे जैसे हम आज की तारीख में पॉलिटी हम बैच में पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? हम पहले पढ़ते हैं कि एक बार हिस्ट्री क्या थी, चलो ठीक है, हिस्ट्री हो गई क्लियर। फिर उसके बाद हिस्ट्री के बाद हम चलेंगे कि साहब संविधान में फीचर क्या है, ठीक है। उसके बाद हम संविधान के बाकी सारे चैप्टर पार्ट निकालने से पहले हम समझेंगे इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे प्रेसिडेंट, गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर, सीएम एक साथ, हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एक साथ। तो हम क्या कर रहे हैं, हम पहले पढ़ रहे हैं हु, कि कौन था, ठीक है, कौन होता है, वो कहां बैठता है, वेयर, ठीक है, वो करते क्या है, वाई, क्या हो रहा है। ऐसे हम पढ़ेंगे इस बार। मैं आपसे चाह रहा हूं आपकी पॉलिटी जल्दी खत्म हो जाएगी, बस आपके साथ आपकी नोटबुक हो, आपके साथ आपके पेन कॉपी हो जिसमें आप बस लिखते चलो मैं जो बोल रहा हूं। इन नोट्स के भरोसे मत बैठना बाद में कमेंट्स में या अब देखो टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे ये मत कहना कि सर हमें तो यही नोट चाहिए। चलो अच्छे लग रहे हैं आपको, सुंदर दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, पर मुझे आपके हाथ से लिखे हुए चाहिए क्योंकि वो आपको याद रह जाएंगे। इस समय आप क्या करना, जहां जहां मैं बोलूं वैसे के वैसे ही आप अपने आगे चलते चलाना और अपनी यह तो बस अपनी कॉपी में अपने लिखते चलना कि ठीक है, सब ठीक है, ये बन गए नोट्स, बन जाएंगे। अगर अभी नहीं बने तो 3 साल लग जाएंगे नोट्स बनने में, इसलिए जरूरी है कि आप आज ही तैयार हो जाओ कि मुझे आज से नोट्स बना के रेडी रखने हैं, ठीक है। अब चलते हैं, शुरू करते हैं कहानी। हाँ, ये टेलीग्राम चैनल, आप चाहो तो ये क्यूआर को, ये अपना कोड स्कैन करके, या ये जो आपको दिख रहा है ये यूजर आईडी, आप इसको सर्च करके टेलीग्राम पे हमसे ज्वाइन कर सकते हो। हम यहाँ पे डिस्कशन, लाइव, सारे डाउट्स हम यहाँ पे टेकअप करते हैं। हम यहाँ पे लाइव आते हैं, बड़ा मजा आता है यहाँ पे बच्चों से बात करने में, बच्चों के सारे एकेडमिक, नॉन एकेडमिक सारे डाउट आते हैं। आई टेकअप इट ऑल। चलो ठीक है, आगे चले। हम आज हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहली बात तो यही होगी ना, सबसे पहली बात हम पढ़ेंगे कंपनी रूल में ये ऐसे 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी, ये सारे हम पढ़ेंगे। ये क्या है, जब कंपनी रूल हुआ करता था 1773 से लेके 1858 तक, ओके ठीक है। फिर अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे द क्राउन रूल, जब खुद ब्रिटिश का सिंहासन हमको रूल कर रहा था। अब यहां पे हम पढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 एक्ट, ठीक है, टोटल ऐसे चलेगा। अब कहानी शुरू करते हैं जल्दी फटाफट। ये है पॉलिटी का आपका मैप, जिससे आपको दिख रहा है कि कितने सारे क्वेश्चन आए हैं। 2022 में फिर आए हमारे पास 15 क्वेश्चन। 2023, ये 2023 है, 2023 और 2024 में हमने देखा कि हमारे पास आदित्य सर के कराए हुए इतने क्वेश्चन आए, जिसमें से 16 क्वेश्चन हमने करेक्ट किए। एक क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो कोई मिस कर सके। अगर किसी ने पूरे 93 चैप्टर देख रखे होते तो इसका काम हो गया होता। चलो ठीक है, आगे चले। हम क्या करने क्या जा रहे हैं, क्या है आज। चलो, जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड शुरू हुआ तो हमने चैप्टर को इसलिए पढ़ना शुरू किया क्योंकि हमने देखा हमारा आज का जो संविधान है, जो आज की पॉलिटी है, जो आज की हमारा पूरा सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, सारी चीजें, ये सब का सब हमने कहीं से तो देखा है, हमने कहीं होता हुआ देखा है। कहां देखा था? हमने देखा था मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत में। मॉडर्न हिस्ट्री क्या है? मॉडर्न हिस्ट्री वो है जब से हमारे यहाँ यूरोपियंस आए हैं, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, आपका एनसीईआरटी का चैप्टर। हमें वो नहीं जानना, हम हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, हम ये जाएंगे कि कैसे ये लोग आए, इन्होंने हमारे यहाँ एक पॉलिटी का, एक गवर्नेंस का स्ट्रक्चर लाके खड़ा किया। धीमे धीमे खड़ा हुआ है, समय लगा है इसमें, लगभग इसमें आप मान के चलो कि 300 साल तो लग गए बनते बनते। चलो ठीक है जी, ओके। जब ये आए
शुरू में आए, ब्रिटिश केम एज ट्रेडर्स ऑफ कोर्स। अब ये सारी की सारी चीजें आपको लिखनी है, जो मैंने यहां लिख रखी है, बस ये इंपॉर्टेंट है कि ये आए नदी से, नौका से तैरते हुए अपने जहाज समंदर से, और ये आके हमारे राजे महाराजाओं से मिले, जो यहां पे मुगल राजा थे उस समय, अकबर, जहांगीर, इन लोगों से मिले। और उस समय आके इन्होंने बोला कि साहब हम आए हैं गोरे लोग, हम आए हैं इंग्लैंड से, हम अफ्रीका से आपके लिए सोना चांदी लूट लाट के लाए हैं, ये ले लो आप, इसके बदले हम क्या करें, हम यहाँ पे इंडिया में रह के, आपके इस मुगल राज में रह के हम यहाँ व्यापार करेंगे एज ए ट्रेडर। ये लोग एज ए मर्चेंट, एज ए व्यापारी वर्ग ये यहाँ पे आए। इन्होंने कहा चलो ठीक है। अब ये क्या अपने आप आए? नहीं, ये जब आए थे तो इनको इंग्लैंड की क्वीन ने, इंग्लैंड की उस समय महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ, इंग्लैंड क्वीन, उन्होंने एक रॉयल चार्टर दिया था, रॉयल फरमान, रॉयल एक परमिशन चार्टर। अब ये जब चार्टर दिया गया इनको, तो रानी ने सुबह उठ के अपने मन से नहीं दिया था। वहां पे उस समय पार्लियामेंट पूरा सिस्टम बना हुआ है, वेस्टमिंस्टर हाउस बैठ रहा है, वहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वहां सरकार होती है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो उन लोगों ने रानी को बोला कि मैडम क्वीन, आप हमारी हर मैजेस्टी हो, योर मैजेस्टी हो, तो आप हमारे इस एक्शन पे दस्तखत कर दो ताकि आपके नाम से कहलाया जाएगा। अब प्राइम मिनिस्टर और वहां की गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, एक कंपनी बनाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी बनेगी। ये कंपनी जाके खूब दूर देशों में जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ फसल वसल ज्यादा है नहीं, हमारे यहाँ हम एक कंट्री रहे हैं, हमें जहाज समंदर बनाना आता है, तो हम जहाज लेके जाएंगे, चाहे अमेरिका जाएं, चाहे इंडिया जाएं, चाहे कहीं जाएं, हम जाएंगे। तो वहां की क्वीन ने एक रॉयल चार्टर दे दिया। रॉयल चार्टर किसको दिया? एक कंपनी को, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। मान लो आज की तारीख में अगर भारत टाटा को एक रॉयल चार्टर दे दे, रॉयल तो क्या कहेंगे, अब बोलेंगे चलो एग्जीक्यूटिव चार्टर देंगे कि राष्ट्रपति के नाम से, कि जाइए आप अफ्रीका में, जाइए आप एंटार्क्टिका में जाके क्या करो, व्यापार करो। अब एंटार्क्टिका में है कौन? पेंगुइन है। चलो ठीक है, पेंगुइन तो नहीं करेंगे, पर अगर मान लो वहां कोई लोग रह रहे होते, वहां कोई ऐसी प्रजाति होती, वहां कोई ऐसे जनजाति होती जो कि बाहरी लोगों से कटे पेटे रहे, हमेशा दूर रहे, तो इंडिया ने मान लो परमिशन दी टाटा को कि जाओ आप जाके वहां पे हमारी परमिशन से जाके वहां व्यापार करो, तो उस व्यापार से टैक्स बनाओ, टैक्स हमको कलेक्ट करके दो। किसको दो? सरकार को दो, क्वीन को दो। ठीक है जी, ओके, ये टैक्स जो होगा इसकी जिम्मेदारी आपकी है, बाकी अब व्यापार करो, लूटो पाटो, जो करना है करो, सब कर लो। चलो ठीक है, ये आ गई ईमानदारी से। यहाँ पे आगे इन्होंने पहले राजा महाराजा खूब विनती विमर्श, साम दाम दंड भेद सब लगाया। इन्होंने कहा महाराज हम आए हैं, हम वहां से आए हैं, आप जहां पना हो, यहाँ के शहंशाह आलम हो, आप मालिक एक काम करो, हमें परमिशन दे दो बस, बदले में ये रहे सोना चांदी। ये कहां से लाए? हम ये लाए अफ्रीका से। चलो कोई बात नहीं, ले आए। जब ये आए यहाँ पे, उसी समय इन्होंने कुछ सालों तक तो, कुछ दशकों तक तो बड़े ईमानदारी से काम किया, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। एक बार औरंगजेब से लड़ाई कर ली थी, पिटे थे बहुत बुरी तरह। चलो ठीक है, औरंगजेब ने कहा था आवाज नहीं आए, मुंह से आवाज नहीं आनी चाहिए, सबके सब गए यहां से, चलो बाहर। तो औरंगजेब ने उस समय इनको शांत करा दिया था कि आवाज नहीं आनी चाहिए, एक बार भी विद्रोह नहीं सुन लूं, और एक बार भी ये नहीं सुन लूं कि आप हमारे यहां आके कोई टेरिटरी कब्जाने आए हो। व्यापारी हो तुम, व्यापारी हो गए तुम, हमारे यहां आर्मी लेके आ रहे हो, कौन हो तुम? तो इनको फिर चुप करा दिया गया। लेकिन समय हुआ, औरंगजेब चला गया। औरंगजेब जाने के बाद जो लेटर मुगल्स आए, मोहम्मद शाह रंगीला आए, कभी सैयद ब्रदर्स ने कई सारे राजा महाराजा बैठाए 6-6 महीने के, 1-1 साल के। तो क्या हुआ कि जो मुगल डिक्लाइन हुआ, मुगल डिक्लाइन होने की वजह से हमें एक समय याद है जिस समय शाह आलम राजा थे। अब शाह आलम क्या चीज है साहब? शाह आलम एक मुगल सल्तनत के बादशाह थे, शाह आलम सेकंड आई थिंक। ठीक है, यही थे, हिस्ट्री में आपको ज्यादा बता सकते हैं आसिम सर और अभिषेक सर। तो शाह आलम के लिए एक कहावत चलती थी, शाह आलम के लिए कहावत ये चलती थी, एक समय मुगल राज था जो नीचे चेरा चोला से लेके डेक्कन से लेके अफगानिस्तान तक है, बांग्लादेश तक है, म्यांमार तक है, इधर तक है, उधर बहुत बड़ा एम्पायर साउथ ईस्ट एशिया का। मुगल से दुनिया डरती थी कि मुगल की सेना की इस समय वो है, बहादुरी है, मुगल की सेना इस समय बहुत स्ट्रांग है। अब वहां पे क्या हो रहा है कि अब ये शाह आलम जैसे राजा बैठे हैं, जिनके लिए कहावत चलती है कि सल्तनत ए शाह आलम अज दिल्ली तज पालम, मतलब एक मुगल राजा जिसकी हैसियत रहा करती थी, जिसके पुराने पूर्वज इतने भयंकर राजा हुआ करते थे, अब इनकी शाह आलम की जो अगर दिल्ली की सल्तनत रह गई, अगर मान लो ये इंडिया का मैप बना रहा हूं मैं, मान लेते हैं दिल्ली यहां पर इस समय, तो दिल्ली के अंदर ही पालम एयरपोर्ट आता है। अब वहीं उसी दिल्ली के अराउंड सोचो, दिल्ली में लाल किले के आसपास ही का एरिया रह गया मुगल सल्तनत, बस। इसलिए इनकी कहावत चलती थी कि लो साहब ये तो इतने से ही रह गए, काहे के मुगल सल्तनत, कौन से मुगल का क्या है, मुगल कुछ नहीं है अब मुगल। तो ये होने लग गया है। मतलब क्या है कि जो सेंट्रलाइज जो पावर है हमारे देश की, वो टूट चुकी है, वो बिखर चुकी है। जब वो बिखरी, इसका मतलब है कि हमारे यहां पे कोई नई पावर खड़ी होगी। पावर वैक्यूम होता है, तुरंत कोई नई पावर आ जाती है ऊपर लेने। यही पावर थी उस समय पे जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि अब हमारी बारी है, ये हमारा वक्त है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस समय पे एक बहुत डिसाइसिव बैटल लड़ी 1764। नाम बताओ।
1764 में इन्होंने एक बैटल लड़ी और उस बैटल में इन्होंने 3 सेनाओं को हरा दिया। मुगल सल्तनत, अवध के नवाब, बंगाल के नवाब, 3 राजाओं की सेनाओं को, मतलब उस समय मुगल तो सेंट्रल पावर है ना, तो एक हमारे देश की सेंट्रल आर्मी को, एक स्टेट की आर्मी को, अवध की, उस समय अवध एक प्रोविंस मान लो, स्टेट मान लो, कुछ भी कह लो, प्रांत है, कुछ भी है, बंगाल अपने आप में एक प्रांत है, एक वो भी एक प्रोविंस है, स्टेट है। तो इन तीनों सेनाओं की इन तीनों सेनाओं को एक प्राइवेट कंपनी ने हरा दिया। प्राइवेट कंपनी की बात हो रही है यहां पे, अभी भी मैं कोई सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, कोई ये ब्रिटिश की आर्मी नहीं है, कोई जो वहां की, ये एक प्राइवेट कंपनी की आर्मी है जिसने हराया है इस बैटल में। और इसके बाद से इन्होंने क्या किया, अब तुम हार गए तीनों राजा, चुपचाप बैठ जाओ, चलो अब हम क्या ले रहे हैं, तुमसे ले रहे हैं दीवानी, बंगाल की, बिहार की, उड़ीसा की। क्यों बंगाल, बिहार, उड़ीसा? क्योंकि ये उस समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन हुआ करता था। इधर का रीजन मान लेते हैं, रफली बना रहा हूं मैं मैप। यहां इस रीजन में गंगा का डेल्टा है, ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है यहां बिहार की मिट्टी है, यहां उड़ीसा की मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी, फसल खूब हो रही है, साल में 3 बार फसल हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, खूब पैसे वाले लोग हैं, या जमींदार हैं, साहूकार हैं, जो भी हैं। तो इन्होंने इस एरिया की दीवानी ले ली। दीवानी क्या होता है? दीवानी होता है दीवान में बैठने वाला। दीवान में बैठने वाला क्या, दीवान पे थोड़ी बैठेगा, वो काम करेगा कुछ। वो काम क्या कर रहा है, वो टैक्स कलेक्ट कर रहा है। अब जो टैक्स पहले एक किसान अपने राजा को दिया करता था, राजा ने कहा भाई हम तो हार गए, हम तो पीटे गए, 2-4 लाते पड़ी हमको, हम चुप हो गए, तो अब वो राजा को टैक्स नहीं दे रहा है, अब वो किसान टैक्स दे रहा है अपनी फसल का, अपने किराए का, अपने जगह का, अपने हाउस का, जो भी अपनी चीजों का वो टैक्स दे रहा है एक प्राइवेट कंपनी को। 1765 में ये हो गया। इसका मतलब है अब हमारे यहां से देश में एक इंडियन पॉलिटी की एक बहुत पुरानी नींव डलनी शुरू हो गई। वो क्या नींव है? वो नींव ये है कि हमारे यहां पे दीवानी मिलते ही जिसके हाथ में पैसा कलेक्ट करने की पावर आ गई, अब वो आदमी हीरो बन गया। पैसा मैं कलेक्ट कर रहा हूं ना, मैं बताऊंगा, चलो सबके सब बैठ जाओ। जो पहले उस समय मुगल राजा लोग, जब उस समय अगर 1/11वां हिस्सा लेते थे, है ना, किसान से, अब ये आए, इन्होंने कहा दही पूरा 10/11 ये कहां रह जाएगा, ये भी चाहिए हमको, तो ये सारा का सारा पैसा लूट रहे हैं। ये हो गए अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, सेनाएं रखते जा रहे हैं। इन्होंने बाहर के और जो अपने प्रोविंस थे, सेंट्रल इंडिया हो, चाहे अपना बॉम्बे हो, चाहे कोई झांसी हो, चाहे सतारा हो, हर जगह इन्होंने अपने अपने काम, अपने साम दाम धंधे शुरू कर दिए। क्या शुरू किए इन्होंने शुरू किए वो सारे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इन्होंने शुरू किया सब्सिडरी अलायंस, इन्होंने शुरू किया कि अगर तुम्हारा बेटा नहीं है, तुम्हारा उत्तराधिकारी नहीं है, तो तुम्हारा मेल बायोलॉजिकल एयर माने होता है उत्तराधिकारी, ये वाला एयर, HEIR, अगर ये सब नहीं है तो तुम्हारा ये राजपाट नहीं है भाई, नहीं तुम्हारा नहीं माना जाएगा, ये फिर सरकार, ये फिर इंडियन ये ले लेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी ले लेगी। अच्छा साहब ठीक है, उस समय लड़ाई भी हो जाती, खूब सारा काम हो जाता है, चलो ठीक है। इससे ही शुरू हुआ है हमारे यहाँ संविधान का एक रूप, एक खाका बनना शुरू हुआ ब्रिटिश रूल के अंदर, जिसको हमने 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। जब तक कंपनी राज करती थी, जब तक फिर उसके बाद से क्राउन राज करना शुरू हुआ। ठीक है जी, यही हुआ है। तो पहले इस समय कंपनी रूल था। जब देखो आप इस समय राजा के दरबार में यहाँ एक अंग्रेज साहब बैठे हुए हैं, बैठे तो क्या खड़े हुए हैं, इतनी अभी हिम्मत नहीं है कि बैठ जाए यहाँ पे। चलो फिर 1858 में एक गदर होती है, लड़ाई होती है। उसके बाद से कंपनी को बोल दिया गया थैंक यू वेरी मच, आपने जितना किया बहुत बढ़िया किया, अब जाओ यहां से, हम संभाल लेंगे। कौन संभाल लेगा? खुद डायरेक्ट इंग्लैंड का देश अब संभालेगा हमको। चलो ऐसे करके कहानी हमारी शुरू होगी। पहले चलेंगे हम 1773 से। आप सर क्यों शुरू कर रहे हो? उससे पहले से ये लोग तो काम कर रहे हैं। यस, उससे पहले से ये लोग काम कर रहे थे। कंपनी यहां पे आगे ट्रेडिंग कर रही थी, व्यापार कर रही थी, छोटे मोटे राजाओं को अपने हिसाब से रिश्वत देके या दूसरे को मरवा के या कुछ भी करवा के अपने अपने हिसाब से पॉलिटिक्स यहाँ खेल रही थी। अच्छा, इसी वजह से क्या हो रहा था, कंपनी का एक इमेज बन गई थी, किन के मन में? इंडियंस के मन में। अब यही चीज इंग्लैंड के लोग देखते थे। इंग्लैंड के लोगों ने देखा कि 1600 से लेके अभी तक ये लोग 1773, कितने साल हो गए? ऑलमोस्ट 173 साल हो चुके हैं। और इंडिया में या उस समय के भारत में अगर कोई अंग्रेज को जानता है तो कैसे जान रहा है? एक कंपनी के बदौलत। अब ये अंग्रेजों को लग रहा था, इंग्लैंड में बैठे हुए लोगों को, कि यार ये तो हमारी इमेज का सवाल है कि एक कंपनी इतनी बेलगाम हो गई है, एक कंपनी इतनी ज्यादा जिसे कहते हैं रौद्र रूप ले चुकी है, इंडिया में जो भी चाह रही है वो कर दे रही है, हमको टैक्स दे रही है, ठीक है अच्छी बात है, पर लेकिन कुछ भी कर रही है यार, तो इंग्लैंड की नाक का सवाल है, ये नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि हम इस बार पहली बार एक एक्ट लेके आएंगे इस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। इस कंपनी को पकड़ नहीं रहे, इस कंपनी को भगा नहीं रहे, इस कंपनी को बांध नहीं रहे, नहीं, इस कंपनी के कुछ कुछ जो उद्देश्य हैं ये भूले नहीं उन्हें। इस कंपनी के जो कुछ पर्पस के लिए जो भेजा गया था वो पर्पस इनके दिमाग में रहे और इनके कामकाज को किसी भी तरह हम मॉनिटर कर सके, पढ़ सकें, कर क्या रहे हैं। हर बार कुछ भी करे आते हैं, बार बार सुनते हैं हम कोई लड़ाई हो गई, एंग्लो मैसूर वॉर हो गई, ये सब हो गया, हमें कब पता चलेगा? हम तो बहुत लेट हो जाता है जब तक ये बताते हैं तब तक। तो इन्होंने कहा एक काम करते हैं,
कंपनी के कुछ कुछ कंट्रोल्स, कुछ कुछ अफेयर इनके कंट्रोल करते हैं। क्या क्या? हम कंपनी के जितने भी कामकाज होंगे हम उनको दो हिस्सों में बांटेंगे। क्या देखो, पहला क्या है पॉलिटिकल, दूसरा क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव। एक तो तुमने राजपाट फैला दिया वहां पे, एक तुमने वहां पे जाके राजा वाजा बिठाने शुरू कर दिया अपने आप से, तुमने जाके लड़ाइयां शुरू कर ली, तुमने जाके वहां जंग फेड़ दी, तो तुमने जाके फ्रेंच को भगाया, तुमने जाके डच से लड़ाई करी, सब कुछ किया तुमने। गुड, वेरी गुड। अब हम बात करेंगे कि नहीं नहीं नहीं, देश में जो इस समय इंडिया में इस समय एक ऐसा जो समय बना हुआ है स्ट्रक्चर कि बॉम्बे के एरिया कुछ हैं, मद्रास के एरिया कुछ हैं, और बंगाल बिहार उड़ीसा के एरिया जिसमें आसाम भी आ रहा है उस समय का, तो ये सब है। ये तीन ऐसे प्रांत हैं जिसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी का बोलबाला बहुत है, वर्चस्व पूरा है, हमारा है, हमने बनाया है, हमने ये पूरा जीता है। तो इस एरिया को हमने बोला ये हमारा बॉम्बे प्रोविंस हो गया, ये हमारा बंगाल, ये हमारा मद्रास प्रोविंस हो गया, और ये हो गया हमारा बंगाल प्रोविंस। तीनों में अपने अपने कंपनी के ऑफिसर लोग बैठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, कामकाज हो रहा है, अपनी फैक्ट्रियां बनी हुई है, फैक्ट्री माने गोदाम होते थे उनके। चलो ठीक है, बॉम्बे इन्होंने जीता था पोर्टुगीज से। जो बॉम्बे सिटी जो आज की है उस समय पे पोर्टुगीज का कंट्रोल था उस पर। तो क्या हुआ कि इन्होंने पोर्टुगीज से कहा कि देखो तुम्हारी प्रिंसेस की शादी करा देते हैं, तुम हमको दहेज में बॉम्बे दे दो, ऐसा करा लो। कैथरीन बर्गेंजा इनकी थी, एक पोर्टुगीज की प्रिंसेस थी वो कैथरीन जो थी उनकी जो पुर्तगालियों की रानी, तो मतलब राजकुमारी, तो उनसे शादी करवाई अपने यहाँ पे और अपना बॉम्बे ले लिया। बॉम्बे लेने के बाद इन्होंने पूरा फिर बॉम्बे के आसपास का रीजन जो समय बॉम्बे स्टेट बना उसको इन्होंने हथिया लिया। चलो ठीक है, ऐसा हो रहा है, मतलब कंपनी ने काफी कुछ यहाँ पे उत्पाद तो खूब करना शुरू कर दिया है। अब रेगुलेटिंग एक्ट में बोलना शुरू किया गया, चेंज करो, चीजें अच्छी करो। फिर से करते हैं हम, कैसे करेंगे? हम बंगाल के गवर्नर को, तीनों उस समय प्रोविंस में गवर्नर बैठे हुए अपने अपने, ठीक है। अब यहां पे गवर्नर ऑफ बॉम्बे है, गवर्नर ऑफ मद्रास है, गवर्नर ऑफ बंगाल है। तो गवर्नर ऑफ बंगाल, ये तीनों क्या है? ये तीनों उस समय के इस एरिया के राजा ही मान लो, ये राजा ही हैं, ये उस समय के सीएम भी हैं, ये उस समय के पीएम भी हैं, उस अपनी अपनी जगहों के। चलो ठीक है, मतलब इनके हाथ में सब कुछ पावर है। अब इस समय पे इन्होंने कहा ये जो तीनों जो यहाँ पे तीनों जो गवर्नर बैठे हुए हैं, इसमें जो बंगाल वाले हैं, क्योंकि बंगाल सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है, बंगाल सबसे पहले जीता था इन लोगों ने 1765 में, तब इसका मतलब है कि बंगाल वाले को इंपॉर्टेंस ज्यादा है। बंगाल वाले का हम नाम चेंज करते हैं, नाम चेंज करके हम बोलेंगे ये आज से है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जैसे इंस्पेक्टर जनरल, जैसे डायरेक्टर जनरल, ये इंग्लैंड के टर्म्स हैं। अब यही टर्म्स आप देखोगे आज भी चल रहे हैं ऐसे ही, गवर्नर जनरल, लेफ्टिनेंट गवर्नर, इंस्पेक्टर जनरल, असिस्टेंट जनरल, ये सारे जो नाम भाई अपने डायरेक्टर जनरल जो भी होते हैं। तो गवर्नर ऑफ बंगाल का नाम हो गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और पहले कौन बने थे? पहले साहब ये बने थे हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स। ये नाम मुझे आपसे याद चाहिए, जो इंपॉर्टेंट नाम है यूपीएससी वही पूछेगी। जिस समय पे कोई बड़े बड़े एक्ट आए उस समय के वही वाइसरॉय कौन थे, गवर्नर जनरल कौन थे, बस इतने नाम, सारे नाम याद करने की जरूरत नहीं है। अब जो बाकी दोनों एरिया में, बॉम्बे और मद्रास में जो अपने प्रेसिडेंसियों में जो गवर्नर थे, उनको बोल दिया गया यू आर जूनियर, आप जूनियर हो। किन से? इन भाई साहब से। ये भाई साहब कौन है? ये हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इनका नाम है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ये आसमान से आए हैं, लॉर्ड हैं, बड़े आदमी हैं। चलो ठीक है, इन्होंने बोला तुम यार सुप्रीम कोर्ट, तुम वहां पे न्याय व्याय कैसे चल रहा है, कैसे तुम वहां पे ईमानदारी से काम करवाते हो, कोई है वहां पे सिस्टम कि नहीं है? तो इन्होंने कहा ये ले जाओ, इंग्लैंड से सीख के जाओ, सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा एक बना लो। कि कैलकाटा क्यों? कि भाई कैलकाटा बंगाल का एरिया है, बंगाल का इंपॉर्टेंट एरिया है, कैलकाटा बड़ा शहर है, तो यहां पे पहला सुप्रीम कोर्ट बना लो। 1774 में जो बन गया, उसमें एक चीफ जस्टिस बैठते थे, उसमें 3 बाकी जजेस बैठते थे। वो रही उसकी फोटो, पुरानी फोटो, उस समय की घोड़ा तांगे सब चल रहे हैं उसमें आगे। चलो ठीक है, ये फोटो बन गई। ये प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल में हमारे यहाँ पहली बार एक सुप्रीम कोर्ट जैसी कोई चीज आई है। अब ये सब एक्ट जो बना है, ये एक्ट बना है कहां? ब्रिटेन की पार्लियामेंट में। ब्रिटेन ने लंदन से हमारे लिए एक एक्ट बनवाया है, ब्रिटेन ने। अब हो क्या रहा है आप देखो, मान लो यहां बना लेते हैं कहीं पे, हाँ ये जगह खाली है। देखो ये उस समय इंडिया है, हमने ऐसे बना लिया एक रफ इंडिया। इंग्लैंड यहां कहीं दूर है, इंग्लैंड में राजे महाराजे बैठ रहे हैं, क्वीन विक्टोरिया, क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन चार्ल्स, क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, किंग जॉर्ज, ये सब बैठे हुए हैं। इनके सामने कौन कौन है बिल्डिंग? वेस्टमिंस्टर हाउस। बकिंगम पैलेस में राजा बैठा है, वेस्टमिंस्टर हाउस में पार्लियामेंट बैठी है उनकी वहां की। तो इन लोगों ने वहां से जो अपनी कंपनी भेजी थी, ये कंपनी को इन्होंने बोला कि इस कंपनी के लिए हम बना रहे एक्ट, ये एक्ट यहां बन रहा है, ये एक्ट यहां बन रहा है, इस कंपनी को गवर्न कर रहा है, ये कंपनी इनडायरेक्टली इंडिया को गवर्न कर रही है। ऐसे है, मतलब कुल मिला के अभी तक बोलना शुरू नहीं किया गया है कि साहब सब कुछ ब्रिटेन के अधीन है, सब कुछ नहीं है, पर हमने बात शुरू कर दी है कि इस एक्ट के जो फीचर्स थे उसमें पहला सुप्रीम कोर्ट आ गया, दूसरा बड़े बड़े गवर्नर जनरल का नाम जो है, नाम बड़ा हो गया, बड़े आदमी बन गए। ये उस समय, अब उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी या जो ब्रिटिश टेरिटरीज थी इंडिया में, उन सबके मुखिया हैं, उन सबके सबसे बड़े अफसर हैं, यही है। अब इनके ऊपर कोई नहीं है। चलो इस एक्ट में पहली बार बोलना शुरू किया गया कि जो गवर्नर जनरल है, ये आदमी बड़ा आदमी है,
ये गवर्नर जनरल जो बंगाल का है, इसके पास एग्जीक्यूटिव पावर है। क्या पावर है? एग्जीक्यूटिव, मतलब कोई भी कार्य प्रणाली कोई कोई बनवाने की, कोई दस्तखत करने की, देश की कोई भी लड़ाई छेड़ना, कोई देश के नए कोई इंटरनेशनल रिलेशन कोई बनाना, कोई और आसपास के देशों से, आसपास के राजाओं से कोई संबंध बनाना, तो ये काम इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के हाथ में है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल साहब बड़े आदमी, बहुत ही ज्यादा बड़े प्राइम मिनिस्टर है उस समय, ये कुछ भी कह लो, तो ये अकेले काम नहीं कर पाएंगे। इनको मिलेंगे 4 लोग, 4 मेंबर्स टू असिस्ट क्या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इनको हेल्प करेंगे ये 4 लोग। अब ये जो 4 लोग हैं, तो 1+4 ये उस समय पे हमारे देश की सरकार है, ये देश की पार्लियामेंट भी यही है। उस समय हमारे देश की पार्लियामेंट, हमारे देश की जो हमारी सरकार है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं और उनका मंत्रिमंडल बैठा है, कोई पार्लियामेंट की जरूरत नहीं है, ये ही 5 लोग मिलकर जो चाहे वो कर दें इस देश का, बस ये मान लो आप। अभी 1+4 का आगे डब्बा अपना याद रखना, ये अपना काम आएगा। चलो ठीक है, ये जो एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया, ये क्या है साहब? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है, ये यहां जो आपने देखा, हमारे जो इंग्लैंड में जो लोग बैठे हैं वेस्टमिंस्टर हाउस में, यहां पे इन लोगों को लगा कि हमको बताने वाला कौन है? कौन बता रहा है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बार बार बताएगा क्या? नहीं, हमें चाहिए इंग्लैंड में ही बैठने वाला एक बॉडी जिसका नाम होगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। जैसे आप कंपनियों के बारे में सुनते हो, बोर्ड ऑफ गवर्नर में बैठते हैं, ये बोर्ड ऑफ गवर्नर में है उसके रिलायंस के या टाटा के या इसके उसके, तो ऐसा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनेगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बनेगी। ये इंपॉर्टेंट चीज इतनी है क्योंकि ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सबको डिसाइड कर रहा है कि कंपनी ने क्या क्या इंडिया में उत्पाद किया है, उसकी सारी रिपोर्टें बने, उसकी सारी रिपोर्टें जो बनेगी, जो गवर्नर जो जीजी बंगाल जो देंगे, वो रिपोर्ट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर लेके उसको देगा कहां? वेस्टमिंस्टर हाउस में, सरकार के हाथ में, और सरकार उसको पेश करेगी अपने पार्लियामेंट में। चलो साहब, हो जाएगा काम। कंपनी के जितने अफसर थे उनको बोलना शुरू कर दिया गया, तुमने अब तक जो तुमने रिश्वतें खाई हैं, तुमने जो पैसा कमाया है जो इलीगली, वो सब अब बंद। अब तुम खाली कंपनी की सैलरी पे काम करोगे, तुम कंपनी के सर्वेंट हो, कंपनी के अफसर हो, कंपनी के ही सिविल सर्विसेज में तुम लोग भर्ती होते हो, यहां पे आगे इंडिया में आगे व्यापार करते हो, सारे अपने राजपाट कर रहे हो, जो कर रहे हो। अब तुम कोई भी प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं होगे। प्राइवेट ट्रेड क्या होता है? मतलब जो वहां के लोकल हमारे इंडिया के उस समय के लोगों ने जो भी इनसे बोला अंग्रेजों से कि साहब ये हमारा पैसा ले लो, हमारी फाइल फंस रही है, उस पर दस्तखत करवा दो, वो जो राजा है वो परेशान कर रहे हैं हमको, थोड़ा हमें प्रोटेक्शन चाहिए, ये चाहिए जो चाहिए। तो ऐसे में कंपनी के अफसर घूस लेते थे, रिश्वत लेते थे, पैसे खाते थे। ये इंग्लैंड के लोगों को दिखता था, वो बहुत बुरा लगता था उन्हें कि यार ये गलत बात है। एक कंपनी के तुम एम्प्लॉय हो, इतनी बित्ती सी कंपनी है, ये जब रिटायर होकर आते हैं इंडिया से वापस, तो ये झोला भर भर के सामान लेके आते हैं, फर्नीचर, टीक वुड, ये फेग, सारे सब फर्नीचर, महंगे महंगे आलीशान चीजें, ये कहां से आ रही है? कंपनी की सैलरी बता नहीं सकता इतना। तो ये कौन लोग हैं जो रिश्वतें खा रहे हैं? देख रहे हो सिस्टम हमारा कैसा बन रहा है? सिस्टम हमारा बनना शुरू हो गया है कि एक सरकारी अफसर जैसा बन गया है, सरकारी दफ्तर है जिसमें ऑफिसर लोग बैठे हैं, अंग्रेज लोग बैठे हैं, वो पैसा खा रहे हैं। तो ये हमारे सिस्टम हम आज भी देख रहे हैं चीज। अब ये जो 4 काउंसलर जो ये मिल गए इनको साहब को 1+4, ये 4 और गवर्नर जनरल, जब ये ऐसे कुनबा बैठेगा इनका एक दफ्तर में, तो हम उसको बोलते हैं गवर्नर जनरल इन काउंसिल। मतलब क्या है? ये ब्रिटेन से आया है। ब्रिटेन में एक चीज चलती है, जो राजा होता है जब वो कभी अगर पार्लियामेंट में जाता है, किंग इन पार्लियामेंट कहते हैं उसे, ठीक है जी। मतलब क्या है? जब वहां के राजा या क्वीन हो सकती है वो, तो जब राजा वहां जाते हैं पार्लियामेंट में जाके कोई अभिभाषण देते हैं, कोई भाषण देते हैं, कोई चीज का वोट ऑफ थैंक्स होता है उनके यहाँ पे, तो उनको कहते हैं ये समय आज राजा पार्लियामेंट में आया है। और राजा जब अपने घर में बकिंगम पैलेस में बैठ के, अपने दफ्तर में बैठ के काम कर रहे होते हैं अपने किसी सेक्रेटरी के साथ या प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो उनको बोलते हैं हम किंग इन काउंसिल। मतलब किंग आज काउंसिल में बैठे हैं, किंग आज अपने साथ अपने आसपास के लोगों के साथ बैठ के सलाह मशविरा कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत से बातें कर रहे हैं, आगे देश की बातें कर रहे हैं। तो ये वहां से आया है, किंग इन काउंसिल। अब हमारे इंडिया में जब गवर्नर जनरल साहब बैठे 1+4 के साथ, उनको बोल दिया गया तुम हो जीजी इन काउंसिल। ठीक है, अब जीजी पार्लियामेंट तो है ही नहीं इंडिया में, कोई पार्लियामेंट नहीं है हमारे यहाँ। तो हम देख रहे हैं कि अब एक सूत्री धागे से देश को पिरोया जा रहा है। पहले गवर्नर मद्रास और बॉम्बे को छोटा कर दिया गया, तुम चुप रहो, वो बड़े आदमी है बंगाल वाले, और बाकी सबको एक धागे पिरोना शुरू हो गया। ठीक है, जितने भी अब पहले जो एक्ट में जो गलतियां आई, जो प्रॉब्लम हो गई, इस एक्ट में थोड़ा एकदम से हड़बड़ी बना दिया गया, एक्ट बन गया, जो भी सब लाइन वाइन लगानी थी लगा दी, इसमें प्रॉब्लम आ गई। तो कुछ ही साल बाद, लगभग 8 साल बाद, एक नया एक्ट लाना पड़ा। ये कहां आया? ये भी आया ब्रिटेन के पार्लियामेंट में। ब्रिटेन के पार्लियामेंट में ही पेश हुआ दोबारा से। हमने कहा कि नहीं, इसको हम सेटलमेंट एक्ट लेके आ रहे हैं, अमेंडिंग एक्ट है। जो 73 में जो गलतियां हो गई थी, 73 में जो हम एक्ट बनाने के दौरान हमें हेस्टीनेस में, जल्दबाजी में जो हमने जो भी लिख दिया, उसको आज हम सही कर रहे हैं। क्या सही कर रहे हैं? हम सही ये कर रहे हैं कि देखो साहब, जो गवर्नर जनरल हैं बंगाल के,
और उनका पूरा काउंसिल 1+4, ये 1+4, इसके अलावा पूरा का पूरा प्लस कंपनी पूरी की पूरी, ये सारी की सारी कंपनी, इनको कुछ भी काम करने के लिए, अगर कोई भी काम कर रहे हैं अपने कंपनी का, अपने दफ्तर में बैठ के, ऑफिशियल कैपेसिटी में बैठ के, तो इनके ऊपर कोई भी सुप्रीम कोर्ट जो बनी है अभी अभी कलकत्ता में, उसमें कोई केस नहीं चले। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं है इनके ऊपर और कंपनी के अफसरों के ऊपर, सर्वेंट के ऊपर। क्योंकि क्या हो रहा है, कंपनी कुछ भी कर रही है, लोगों को मिल गया, इंडिया के लोगों को, अरे सुप्रीम कोर्ट मतलब न्याय, मतलब न्यायमूर्ति, मतलब ये तो न्यायाधीश है, चलो उनके पास। तो जा जाके अपने कंपनी के आरोपों को ही अपने वहां दिखाने लगते, देखो साहब ये सुप्रीम कोर्ट है, आप देखो साहब ये आपकी कंपनी ऐसे काम कर रही है, ऐसे होता है क्या काम। अब ये प्रॉब्लम हो रही थी, जो गवर्नर जनरल वगैरह थे, अरे हम तो गवर्नर जनरल तो क्यों बनाए हो जब बार बार सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा, तो ठीक है जी ओके। सुप्रीम कोर्ट से एक और चीज छीन ली गई, इनको तो छीना ही है साथ में कि तुम इनसे कोई लेना देना नहीं है तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट का, साथ में सुप्रीम कोर्ट का इनसे भी लेना देना नहीं है। किनसे? रेवेन्यू मैटर्स, जो जो टैक्स आ रहा है, जो जो पैसे की बात आ रही है, गवर्नर जनरल ने अगर 60% टैक्स लगा दिया है, 90% टैक्स लगा दिया है, तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में कोई केस नहीं जाएगा, इसके ऊपर कोई कोई भी रेवेन्यू मैटर कुछ नहीं सुनने वाला है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वहां मना कर दिया गया, कहां? लंदन में बैठ के, जहां पर ये एक्ट बना है। चलो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट करे क्या? सुप्रीम कोर्ट को बोल दिया गया कि जो कलकत्ता के निवासी हैं, जो कलकत्ता के उधर के मूल निवासी इनहैबिटेंट्स हैं, आप बस खाली उन्हीं की बातें सुनो, बस इतना ही काम है आपका। पर बातें क्या हैं? बातें ये हैं कि यहां पे जो कोर्ट है, कोर्ट सुनेगी क्या, कौन से फैसले दे, कौन से न्याय पे दे, तुमने ये छीन लिया, तुमने ये छीन लिया, तो कोर्ट क्या करेगी? जो यहां कलकत्ता के मूल निवासी हैं उनके पर्सनल लॉज को एडमिनिस्टर करवाएगी, बस है। ये क्या होता है पर्सनल लॉ? माने कोई भी शादी ब्याह हो रहा है, कोई भी हमारे मैरिज हो रही है, कोई भी डिवोर्स हो रहा है, कोई इनहेरिटेंस की बात है, कोई हमारा जिसे कहते हैं कोई संपत्ति किसकी, अगर कोई पिताजी किसी के चले गए तो वो संपत्ति बेटों को मिलेगी, बेटी को मिलेगी, पर्सनल लॉ हिंदू का मिलेगा, मुस्लिम का मिलेगा, तुम बस खाली सुप्रीम कोर्ट यही सब देखो बस। अब यहां पे गवर्नर जनरल साहब बोल रहे थे उस समय के, जो हमारे जो वो थे पहले वाले, कि गवर्नर साहब मैं ही बनाऊंगा, गवर्नर जनरल इन काउंसिल मैं ही बनाऊंगा सुप्रीम कोर्ट के या नीचे के लोअर कोर्ट्स के, प्रोविंशियल कोर्ट्स के काउंसिल्स के क्या क्या काम होंगे, क्या क्या रेगुलेशंस फॉर। उस समय के अपनी छोटी मोटी कोर्ट भी थी अपनी कलकत्ता के अंदर या बाहर बंगाल में और भी जगहों पे, छोटी छोटी अपने अपने बना दिए न्याय, अपने ऐसे न्यायालय बन गए, सब कुछ बन गए। ये वाली जो अब जो छोटी कोर्ट्स हैं, कभी कभी हो सकता है इन छोटी कोर्ट्स में कोई फैसला मिले वो न्याय सम्मत नहीं मिले, अच्छा नहीं मिला होगा, तो अब फिर निवासी बोलेंगे हम कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। नहीं, मना कर दिया गया। यहां पे अगर किसी लोअर कोर्ट से, प्रोविंशियल कोर्ट से अगर कोई फैसला आ रहा है तो फैसला सुप्रीम कोर्ट ना जाके वो जाएगा जीजी इन काउंसिल के पास, उस 1+4 के पास, उस 1+4 के पास, जो देश का उस समय सरकार है, जो उस समय देश की पार्लियामेंट भी यही है, बस यही 4 लोग, बस यही 5 लोग। अब यहां पे जितना भी लोअर कोर्ट से कोई फैसला आ रहा है, ये लोअर कोर्ट के कौन कौन बना रहा है कहानी, किससे? ये बना रहा है खुद जीजी इन काउंसिल। इस समय जुडिशरी पूरी की पूरी दबी हुई है। ये जुडिशरी इंडिया में इंडिपेंडेंट है, अपनी पूरी तौर से स्वतंत्र है, अपने हर तरीके से इनका अपना काम है, अलग अलग है। चलो ठीक है, प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम बहुत हो रही है। 3 ही साल बाद फिर से आया क्या? एक तीसरा एक्ट जिसे हम कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स क्यों? क्योंकि उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे विलियम पिट। अब ये विलियम पिट जो थे, अरे एकदम यंग ब्लड, एकदम नए, एकदम जिसे कहते हैं अरे हीरो आदमी, 23 साल की उम्र में प्राइम मिनिस्टर बन गए, बड़े एकदम बाप के बेटे हैं, और इनके फादर भी पीएम रहे थे, तो इनमें एकदम गरम गरम जोश, नया खून, एकदम इन्हें था कि मैं सब कुछ रिपीट सारा चेंज कर दूंगा, ऊपर से नीचे तक रिफॉर्म कर दूंगा, इंग्लैंड को एकदम राजा, एकदम वहां का स्थान दूंगा वर्ल्ड में, जो है सो है। चलो ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784। इस समय ही बोलना शुरू हो चुका था, क्योंकि अब इनको प्राइम मिनिस्टर को उस समय तक खबर तो आ रही थी, जो इनके प्राइम मिनिस्टर के अपने सेक्रेटरी लोग बता रहे थे कि साहब कंपनी जो है बहुत बेलगाम हो गई है, बहुत मार रही है, बहुत ज्यादा लगाम टैक्स सब ले रही है, खूब कर रही है, देखना 3 गुना लगान ले रही है हमसे, ये वहां इंडिया में सब हो रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर बोले उस समय विलियम पिट के काम करते हैं, कंपनी की जो टेरिटरी है, कंपनी का जितने ये जो एरिया है, बंगाल, बिहार, मद्रास, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, जितना भी ये पूरे समय इंडिया में, इस समय तक कंपनी ना बढ़ रही थी, देश भर में अलग अलग जगहों पे, अलग अलग जगह पे दोस्ती यारी कर रही थी, किसी से पूरा उनका एरिया छीन रही थी, कोई राजा को हटा के दूसरी कोई रानी बिठा रही थी, कोई राजा का बेटा मार के कोई नया राजा का बेटा वहां बिठा रही थी, जो भी हो रहा था। तो कंपनी एकदम उस समय रैम्पेंट थी कि सब कुछ जो है इन्वेड कर लो, अपना पूरा दबा लो और पूरा का पूरा टेक ओवर कर लो टेरिटरी। ठीक है, कंपनी की टेरिटरी कहलाएगी वो। इस समय विलियम पिट ने कह दिया नहीं 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 नहीं, इस एक्ट में सबसे ऊपर लिखो सबसे पहली बात कि कंपनी की टेरिटरी कुछ नहीं है, कंपनी की टेरिटरी नहीं है, ये ब्रिटिश पोजेशंस है इन इंडिया।
मतलब क्या है कि हमने अगर टाटा को भेजा है अंटार्कटिका में या अफ्रीका में कहीं भी, जहां पे इस समय के हमने उनको व्यापार करने के लिए परमिशन दी थी, अगर ये बड़े बड़े देश को अपने निपटा दे वहां पे टाटा, और बड़े बड़े एकदम जो है साहूकार उनको सबसे उनके दोस्त की दोस्ती करके उनकी पूरी जमीनें, खेत, पूरा प्रोविंस, प्रांत, पूरा सब कुछ हड़प ले, तो ऐसे में हम टाटा की प्रॉपर्टी मानेंगे उसे या वो देश की प्रॉपर्टी मानेंगे जिसने परमिशन दी थी जाने की? उनको देश की परमिशन है, तो ब्रिटिश पोजेशन है ये जो इंडिया में जितनी टेरिटरी कंपनी कब्जाई हुई है, ये कंपनी की टेरिटरी नहीं बोलेंगे, ब्रिटिश पोजेशन बोलेंगे। ब्रिटेन, ब्रिटेन का मतलब पहली बार बोलना शुरू हुआ कि अब ये अंग्रेजों की संपत्ति है, किसी प्राइवेट मर्चेंट कंपनी की संपत्ति नहीं है। दूसरी चीज, ब्रिटेन की जो सरकार थी, इनको बोल दिया गया, ब्रिटेन की सरकार, विलियम पिट ने खुद ही कहा, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मेरी सरकार है, मेरी सरकार के पास पूरा पूरा कंट्रोल है कंपनी के सारे अफेयर्स को, सारे एडमिनिस्ट्रेशन को, हर चीज को रेगुलेट करने का। और इन्होंने कहा मैं कंपनी की हरकतें देख रहा हूं। कंपनी की हरकतें दो तरीके से हो रही है, क्या क्या? एक कॉमर्शियल, एक पॉलिटिकल। मतलब कंपनी व्यापार तो कर ही रही है क्योंकि ये ऐसी आई थी यहां पे इंडिया में, हमने इसीलिए भेजा था, साथ में ये वहां पॉलिटिकल योगदान बहुत दे रही है, लड़ाई, वॉर, जंग, दोस्ती सब कर रही है, साम दाम सब लग रही है यहां पे। तो ऐसे में जो कंपनी का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, ये तो बना ही हुआ है, करेक्ट, ठीक है। इनके साथ ही हम एक बॉडी और बनाएंगे, वो होगी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये नई बॉडी है। अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो कंपनी का पॉलिटिकल काम देखेगी, मतलब कंपनी के वो सारे काम जो वो यहां पे कर रहे हैं, क्या क्या? यही सारे काम, राजा बिठाना। अब किसी इंडियन राजा के कोर्ट में, दरबार में अपना सिपाही, अपना एक ऑफिसर वहां रख के रहना कि ये राजा देखते रहना, क्या ये राजा क्या साइन कर रहा है, ये राजा क्या लिखने जा रहा है, ये राजा कौन सी अपनी एक नई वो देने जा रहा है फरमान, नहीं, कंपनी के बिना सुने, बिना पता किए कुछ नहीं होगा। तो ये सब कंपनी कर रही थी पॉलिटिकल काम, देश भर में क्या नई नई चीजें हो रही हैं, और कंपनी का कमर्शियल काम है वो तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बैठे ही हैं, वो कर ही रहे हैं। तो यहां पे ये कमिटी ऑफ 3 डायरेक्टर्स है। यहां पे इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में कितने होंगे? 12-15 लोग होंगे ही होंगे, ठीक है। इन 12-15 में से 3 लोग हैं स्पेशल। ये कमिटी ऑफ 3 डायरेक्टर्स इन डायरेक्ट टच विद ब्रिटेन गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल मैटर्स। मतलब जो ये वेस्टमिंस्टर हाउस देख रहे हो, अब यहां पे वेस्टमिंस्टर हाउस में एक कमेटी बैठी हुई है, एक ये एमपीज का अपना दल बैठा, जैसे हम आज भी इंडिया में हम कहते हैं जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, हम स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कमेटी। तो ऐसी कमेटी के सामने कुछ लोग आके पेश हो रहे हैं, ये पेश होके बता रहे हैं कि साहब हमारी कंपनी, साहब ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया, अगले समय पे ये काम करेंगे, ऐसी चीजें बता रहे हैं। चलो ठीक है। तो यानी कमेटी ऑफ 3 डायरेक्टर्स, इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में से ये जो अब दोनों ये बॉडी लंदन में बैठी है, ये दोनों के दोनों दफ्तर लंदन में ही है। इंडिया में कौन है अभी भी सबसे ऊपर? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बस वही ऊपर है। चलो, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सबसे पहले अपनी रिपोर्ट भेजते हैं इनको, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को, लंदन, अपना फैक्स करके, टेलीग्राम करके या जहाज के थ्रू, जैसे जाओ तब भेज दिया। चलो ठीक है कि रिपोर्ट ये है, सीलबंद हमारे उसके नीचे, मोहर के नीचे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के मोहर के नीचे। इसमें लिफाफे में अंदर क्या है? कंपनी के सारे कामकाज, सारे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, सारी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है साहब, आ गई। इधर जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, इनको एक नई रिपोर्ट भेजनी शुरू करनी। क्या है इस रिपोर्ट में? क्या होगा कि ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल सारी रिपोर्टें मंगवाएगा, सुपरवाइज करेगा, सुपरविजन में रखेगा कि कंपनी के सारे ऑपरेशन जो हो रहे हैं, चाहे सिविल नेचर के हों, चाहे मिलिट्री नेचर के हों, चाहे रेवेन्यू, चाहे अपने कुछ भी अफेयर के हों, चाहे कुछ भी जो ब्रिटेन के पोजीशंस हैं इंडिया में, उन सब में जितना भी सिविल कामकाज हो रहा है, कोई नल, नदी, तालाब बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, कोई जो जमीन का मैटर है उसको निपटाया, सुलझाया, क्या किया, कोई राजा है उसको हटाया कि नहीं हटाया, कोई दूसरे प्रांत से, कोई दूसरे मराठा से, कोई और दूसरे किसी और आदमी से, राजपुताना से वॉर कर ली कि नहीं, मिलिट्री अफेयर कुछ भी हो सकते हैं, मिलिट्री कितनी, स्टैंडिंग आर्मी कितनी है कंपनी की अभी भी। इसके अलावा जो रेवेन्यू मैटर है, कितना टैक्स कहां से ले रहे हो भाई, सूखा पड़ रहा है वहां पे, क्यों टैक्स ले रहे हो उनसे, तो ये सारी रिपोर्टें मंगवाता कौन था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये नई बॉडी। ये सब किसने डिसाइड किया? विलियम पिट की सरकार ने। विलियम पिट एक यंग प्राइम मिनिस्टर, इतने यंग थे, ज्यादा लंबे चल ही नहीं पाए। चलो ठीक है, एक्ट ऑफ 1786 फिर आ गया, तुरंत एक और एक्ट आया, ये भी लंदन में ही आया, ये भी विलियम पिट के कहने पे आया था। तो विलियम पिट को एक बहुत अच्छे लगते थे ये व्यक्ति, ये साहब, जिनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कई समय से हम कह रहे थे कि तुम अमेरिका से हार के आए हो। अब ये उस समय का एरिया है, 1780 का समय, जब अमेरिका आजाद हो रहा है या हो चुका है, और ये वहां के न्यू एम्स्टर्डम, जो वहां का एक यूएस का जो 13 कॉलोनी है, जो ब्रिटेन ने अपनाई थी, जो ब्रिटेन ने कब्जाई थी पहले सबसे शुरू में अमेरिका में, उन जगहों पे इन्होंने नाम रखे थे न्यू एम्स्टर्डम, न्यू लंदन, न्यू वेस्टमिंस्टर, न्यू ये, न्यू वो, मैनचेस्टर, कुछ भी करके। ठीक है, वो सारे अमेरिका से ये जंग हार के वापस इंग्लैंड आ गए थे। अब ये जंग जब हार के आ गए थे, मिलिट्री आदमी थे, आर्मी के जनरल आदमी थे, इन्हें खाली आर्मी समझ में आती थी और को समझ में नहीं आता था। तो विलियम पिट कह रहे थे यार इंडिया में ना तुम जाओ जरा। कॉर्नवालिस ने कहा मैं नहीं जा रहा। कि क्यों नहीं जा रहे? कि मेरा मन ही नहीं है। कि अरे नहीं नहीं, जाओ जाओ, बहुत काम है वहां पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है वहां पे, इंडिया हमारा नया, नेक्स्ट हमारा टारगेट वही है,
अमेरिका तो छूट गया हाथ से, अमेरिका तो भाग गया, अब अमेरिका आजाद हो गया, हमें अब इंडिया को छोड़ना नहीं है। तो इन्होंने कहा मैं जाऊंगा, ठीक है मैं तब जाऊंगा गवर्नर जनरल, मुझे तब बना के भेजना। मेरी दो शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? पहली तो इनकी शर्तें थी कि मेरी पास पावर होने चाहिए ये एक वीटो की, जो 1+4 में जो किस्सा कहानी चल रही है। अब इसमें क्या हो रहा है, मैं गवर्नर जनरल हूं, ठीक है, अगर मुझे इनमें से 3 का साथ नहीं मिला, कि टोटल 5 लोग हैं ना, तो मुझे इनमें से कम 2 चाहिए इस 4 में से, जो मेरे साथ बैठ के मेरी तरफ फैसला लें। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो अगर ये 4 एक साथ हो गए मैं रह जाऊंगा अकेले। मुझे चाहिए वीटो पावर, पावर टू ओवरराइड क्या, द डिसीजन ऑफ काउंसिल इन स्पेशल केस। वीटो पावर चाहिए। मैं मिलिट्री का आदमी हूं, मुझे पता है कैसे चलती है मिलिट्री। कैसे चलती है मिलिट्री? चलती है कमांड से, मिलिट्री चलती है कंट्रोल से, मिलिट्री चलती है जब हायरार्की ऑर्डर फॉलो होते हैं ऊपर से नीचे तक। तो इन्होंने कहा मुझे स्पेशल केस में मुझे चाहिए वीटो पावर। ये हो गई आज भी हमारे पास वीटो पावर, ठीक है। ये हम वीटो पावर हमने वहीं से आज भी देखना शुरू किया, प्रेसिडेंट के पास है, गवर्नर साहब के पास भी थोड़ी बहुत है, चलो ठीक है। इन्होंने कहा क्योंकि मैं मिलिट्री का ही आदमी हूं, मुझे मिलिट्री सबसे पहले समझ में आती है। तुम्हारे अभी तक 1+4 में मिलिट्री कौन देखता है? इन्होंने कहा मिलिट्री तो इसमें कोई नहीं देखता, मिलिट्री का जनरल इसमें बाहर बैठा रहता है, इसमें काउंसिल में नहीं कहलाता। इन्होंने कहा नहीं, मैं मिलिट्री का पर्सन हूं, मुझे मिलिट्री खाली समझ में आती है, तो मिलिट्री इंडिया में होनी चाहिए बेहतरीन, जो इसकी कंपनी की। तो मुझे बना दो कमांडर इन चीफ आर्मी का, आर्म्ड फोर्सेस का। आर्म्ड फोर्सेस जो भी इंडिया में सुप्रीम कमांडर ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी, ये जो है इस समय सरकार की आर्मी नहीं है, ये अभी भी कंपनी की ही आर्मी है। अभी भी ये एक प्राइवेट कंपनी की ब्रिटेन इंडिया आर्मी एक आर्मी है, जिसके ये साहब जो हैं उसके सर्वस्व उसके जनरल हैं, उसके जनरल। इन्हें ही सब चाहिए, मिलिट्री। चलो जाओ तुम लेके जाओ, करो काम किए, थोड़े बहुत किए, कंपनी को थोड़ा बहुत हमने कहा कि अब तुम देखो इतने समय से रह रहे हो यहाँ पे, तुमने बहुत ज्यादा उत्पात मचा दिया है, 1793 आ गया है। अभी क्या हो रहा है इस समय, क्योंकि कंपनी 1600 आज 1793 इतना समय हो रहा है, ऑलमोस्ट 200 साल हो चुके हैं। अभी तक देश में कंपनी, इंडिया में कौन सी कंपनी है? एक ही कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब बात हो रही है वहां के जो इंग्लैंड में और भी लोग हैं, वो कह रहे थे साहब हमारी भी कंपनियां हैं, हमारी कंपनी का नाम है एबीसी कंपनी या XYZ कंपनी, या हमारे यहाँ हमारी लंदन इंडिया कंपनी, लंदन ये वाली कंपनी। तो अब क्या हो रहा है, जो ब्रिटेन के लोग थे, कई सारे धन्ना सेठ, बड़े बड़े साहूकार, वो कहते हैं हम पे ही पैसा है, हमें ही पैसा बना के कंपनी लगाने दो, वहां पे कहां लगाने दो, इंडिया में। तो अब ये चीज कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे वो वहां अड़े हुए थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो, जो लंदन में बैठ रहे हैं, उन्हें सब पता चल रहा है कि हमारी कंपनी के सामने टक्कर आने वाली है। मान लो कल को टाटा के साथ रिलायंस को भेज दिया जाए वहां पे अफ्रीका में, अंटार्कटिका में, तो अब क्या हो रहा है कि क्योंकि अगर अफ्रीका अंटार्कटिका में अगर टाटा के साथ रिलायंस भी आएगी तो कंपटीशन हो जाएगा, कंपटीशन। अब यही चीज कंपनी के लिए बोलना शुरू किया गया कि देखो साहब कंपनी, तुम सुनो, तुम्हारे पास ट्रेड मोनोपोली है, मतलब मोनोपोली माने तुम ही तुम हो, खाली मोनोपोली हो रही है तुम्हारी अकेले की। अब जो कंपनी की मोनोपोली है विद इंडिया ट्रेड, जो भी ट्रेड मोनोपोली, वो 20 साल और दे रहे हैं। भैया 20 साल के बाद हमें लाना पड़ेंगे और भी कंपटीशन। बहुत सारे लोग खड़े हो रहे हैं, 20 साल तुम्हें इतनी तुम्हारी मान रहे हैं कि ठीक है तुम्हारा सम्मान है, तुमने इतना बड़ा बना के दे दिया, पर भाई मान लो हमारे यहाँ और भी ज्यादा लोग हैं जो अब हम पे उंगली उठा रहे हैं। किन पे उंगली उठा रहे हैं? सरकार पे उंगली उठा रहे हैं कि साहब सरकार ने खाली ईस्ट इंडिया कंपनी इनकी फेवरेट है, हमारी कंपनी फेवरेट नहीं है, हम नहीं टैक्स देते, हम नहीं काम करते हैं, हम भी तो लूट के लाए थे इतना, तो हमें भी जाने दो, अब इंडिया को लूटना है। चलो ये बात हो रही है। जो कमांडर इन चीफ है, जो पहले कॉर्नवालिस ने छीन ली थी, कहा था मैं ही बनूंगा कमांडर, मैं ही गवर्नर जनरल हूं, मैं ही कमांडर इन चीफ हूं, तो इन्होंने कहा था अब इस एक्ट में वापस चेंज करके ये चार्टर आ चुका है पहला। अभी तक इसके पहले तक ध्यान रखना, ये सारे के सारे इसके पहले तक तो एक्ट ऑफ 1786, रेगुलेटिंग एक्ट, अमेंडिंग एक्ट, सेटलमेंट एक्ट, ये सारे थे। यहां से आना शुरू हो गया पहली बार चार्टर। चार्टर का मतलब ही होता है परमिशन, ठीक है। अब ये परमिशन जो दी गई है, ये परमिशन के मतलब है कि मेरी वजह से, मेरे कहने से, मैंने बोला है इसलिए तुम आज कर रहे हो। तो मैं बोल रहा हूं तुम्हारे पास 20 साल का समय है, मतलब 20 ही साल का समय है, फिर मैं और लोगों को लेके आऊंगा, फिर मैं और लोग यहां पे कंपटीशन करेंगे तुमसे, ईस्ट इंडिया कंपनी से। चलो ठीक है। इस चार्टर एक्ट में बोलना शुरू कर दिया कि भाई कौन, तुम कमांडर इन चीफ? नहीं 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 नहीं, तुम कमांडर इन चीफ जो है, तुम गवर्नर जनरल के काउंसिल का मेंबर नहीं हो। नहीं 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 नहीं, वो कॉर्नवालिस तो जिद्दी आदमी था इसलिए वो ले गया, कोई बात नहीं, ठीक है, पर बाकियों के लिए नहीं है ये। जो भी गवर्नर जनरल काउंसिल में यानी 1+4 में ऐसा कोई मेंबर नहीं होगा जो मिलिट्री का कमांडर इन चीफ हो। नहीं नहीं, वो बाहर बैठेगा इसके, अनलेस अपॉइंटेड सो, अनलेस सरकार, ब्रिटेन की सरकार वहां से बना के ना भेजे, बस तभी। अब बाकी और कोई गवर्नर जनरल जो है वो कमांडर इन चीफ नहीं है। चलो, लेकिन जो कॉर्नवालिस की जो पहली शर्त थी, ओवरराइडिंग वीटो पावर, वो बढ़िया है, वो हमने आगे के लिए भी दे दी। ओवरराइडिंग पावर्स आर एक्सटेंडेड टू ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल्स एंड गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज। उस समय तक अपने वहां पे भी तो बंगाल, इसमें बॉम्बे, मद्रास में,
हर तरफ, यहाँ पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, अपना ईस्ट, अपना बंगाल, बिहार, तो हर जगह पे अपने अपने गवर्नर इन्होंने बिठा रखे थे। गवर्नर कौन है? जो गवर्न कर रहा है उस एरिया को। तो इनके पास भी अपना अपना 1+2, 1+1, 1+3 कुछ ना कुछ होगा, छोटा मोटा अपना काउंसिल। तो इन्होंने कहा जितने भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, चाहे ये अपने हो चाहे कोई और अपने एरिया के हो, इन सारे गवर्नरों के पास ये पावर दे दो, हाँ वीटो वाली। ये बढ़िया चीज है, ये गुड चीज, वेरी गुड वेरी गुड, कॉर्नवालिस इज ग्रेट। तो आधी बात सही है, आधी बात गलत है। चलो ठीक है जी। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, वहां जो पॉलिटिकल काम देख रहा है सारे के सारे, जिसके 3 काम मेन है, वो जो देख रहा है, बताना कौन से काम है वो 3। वो तीनों के काम देखने की वजह से जो उनका मेहनताना है, जो उनका खर्चा पानी है, जो उनका सैलरी है, स्टाफ है, फर्नीचर है, ऑफिस है, दफ्तर है, कामकाज, पेपर, पन्ने, पेन, इंक, सारी चीजें, ये सब का सब पेड आउट बाय इंडियन रेवेन्यूज। मतलब जो जो यहां से तैर के जो हमारा पैसा इंडिया से इंग्लैंड जा रहा है, इस पैसे में से ही अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल का भी हिस्सा है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो खर्चा पानी जितना भी हो रहा है, सैलरी वैलरी, ये अब इट्स स्टाफ टू बी पेड आउट फॉर ऑफ इंडियन रेवेन्यूज। क्यों? क्योंकि ये इसी ने कंपनी का काम कर रहा है और सरकार के लिए कर रहा है। सरकार नहीं पैसा दे रही है, नहीं, कंपनी उगाए, कंपनी पैसा बनाए, कंपनी पैसे से, अपने पैसे से, अपना ही अपने ऊपर एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना के जो बिठा के रखे, जो हमें रिपोर्ट दे। बस हम ऐसे बात करेंगे। सरकार इस समय एकदम ऐसी हो गई है कि हमारी मर्जी से हो रहा है, हम परमिशन दे रहे हैं बस। अब 20 साल फिर हो गए, 93 से 1813 आ गया, अगला चार्टर आ गया। अब वहां पे कंपनी की बातें होने लगी हैं। 18वीं सदी, 1800 वाला सेंचुरी शुरू हो चुकी है, 19th सेंचुरी शुरू हो गई है। अब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन माने वहां तो एकदम पूरी क्रांति आ गई, बड़ी बड़ी मशीनें, हैवी मशीनें, वहां कॉटन का, डाई का, इंडिगो का सामान सब बन रहा है, हैंकी वैंकी बन रहे हैं, रुमाल उमाल। तो अब वहां की कंपनी के लोग कह रहे हैं, और भी लोग जो कंपनियों में थे, दूसरी कंपनियों में, ईआईसी में नहीं, लंदन में, कि कब तक ईस्ट इंडिया कंपनी की मानते रहोगे सर? हम भी तो हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, हमारे पास अच्छा मटेरियल है, हमारे अच्छे अफसर है, यंग अफसर है। उधर आपने जो है कंपनी को एकदम फेवरेट बना रखा है, ईआईसी को। ये नहीं चलने वाला, ये ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, हम बात बता रहे हैं आपको। तो कंपनी के लिए फिर चार्टर एक्ट आया 1813 में। इस समय बोला गया, कंपनी है, सुनो, तुमने इतना बड़ा बना के दिया है, वेरी गुड, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हम तुम्हारी ट्रेड मोनोपोली अब छीन रहे हैं तुमसे। जितना भी जो तुम आज व्यापार करने आए हो इंडिया में, जो तुम व्यापार करने के लिए आए थे ना शुरू में, तो तुम क्या करते थे? कॉटन में, इंडिगो में, डाई में, चावल में, गेहूं में, धान में, हर चीज में तुम अपना इनसे ट्रेड कर रहे हो, इंडिया से कर लो, ठीक है। पर अब 1813 हो चुका है, अब बाकी कंपनियों को आना है, तो बाकी कंपनियां भी कह रही हैं हम कब लूटें, हम भी लूटेंगे। लेकिन इंग्लैंड में चाय की बहुत ज्यादा अच्छी वहां फेवरेट चाय है, वहां फेवरेट, वहां पे बहुत अच्छी ड्रिंक मानी जाती है। इंग्लैंड के लोगों को चाय बहुत पसंद है, एकदम बिल्कुल बड़े बड़े शाही जैसे कप बना के चाय उसमें डुबो डुबो के अपना चाय पीते। चलो ठीक है। अब क्या हो रहा है, कंपनी को कह दिया चाय, क्योंकि हमारी ब्रिटेन की इतनी फेवरेट है, चाय तो तुम ही करना खाली काम। चाय के लिए खाली कंपनी ही, ईस्ट इंडिया कंपनी ही अभी अभी भी ट्रेड करेगी, उसमें कोई और दूसरी कोई कंपनी उसमें ट्रेड नहीं करेगी। तीसरी चीज, जो चाइना है, चाइना के साथ उधर उधर इंग्लैंड ने सोचा अब तो इंडिया तो पता नहीं कब तक चले ना चले, पता नहीं भैया, आगे और बनाओ काम, और ईस्ट में जाओ, देखो क्या है। तो जाके चाइना से अभी व्यापार करना शुरू करो, चाइना से ओपीएम वॉर लड़ो, चाइना से एकदम वहां पे जो है एकदम पूरी पॉपुलेशन को एकदम ध्वस्त कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो ट्रेड विद चाइना अभी भी मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी कि अभी तुम वहां संभाल लो। तुमने इंडिया बना के दे दिया ना, इंडिया बना के अब यहाँ पे व्यापार और भी लोग कर लेंगे, तुम बड़े आदमी, तुम आगे जाके, तुम आगे समझो, तुम नए नए और हमारे और विस्तार करो हमारा। चलो ठीक है। अभी फिर इस एक्ट में फिर से याद दिलाया, कंपनी सुनो, ब्रिटिश क्राउन टू हैव सॉवरेंटी ओवर जो भी कंपनी की टेरिटरी है इंडिया में, कंपनी के जितने भी टेरिटरी है वो सब के ऊपर ब्रिटेन क्राउन की आधिपत्य है, ब्रिटेन क्राउन की सॉवरेंटी है, सुप्रीमेसी है। चलो ठीक है। इधर यहां बात कर दी गई कि हम तुमसे, कंपनी है, तुमसे 200 साल हो गए, तुम लोग यहां पे 1600 के आए हुए थे, तुम वहां कैसे काम कर रहे हो? तुम्हारे कोई समझता है तुम्हारी बात? इंग्लिश तुम्हारी समझ में आती है उन लोगों को, इंडिया के लोगों को, कि हाँ हाँ आ जाती है, नहीं तुम मारते हैं, अपना मान जाते हैं कि नहीं नहीं ऐसे मत करो, मारो मत। तुम क्या करो, वेस्टर्न एजुकेशन फैलाओ, ठीक है। वेस्टर्न एजुकेशन मतलब तुम वहां पे इंडिया में 1 लाख रुपए खर्च करो कम से कम, और क्या करो यहां पे अपने 1 लाख रुपए तो आगे बताएंगे ये लोग। अभी इन्होंने कहा कि इंग्लिश है ना, तुम यहां पे मैथ्स, तुम यहां पे हिस्ट्री, तुम यहां पे अपने सोशल साइंसेस, एसएसटी, तुम यहां पे अपने जितने ज्योग्राफी, अपनी सारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ाना शुरू करो। वेस्टर्न एजुकेशन का यहां पे अपना फैलावरा करो। इसके अलावा तुम यहां क्या करो, यहां पे क्रिश्चियन मिशनरीज जो क्रिश्चियनिटी को फैलाते हैं और ज्यादा विस्तार कराते हैं, उन लोगों को भेजो, नन्स को भेजो, फादर्स को भेजो, मदर्स को भेजो, होती है सिस्टर्स को भेजो, जो जाके इंडिया में क्या करेंगे, क्रिश्चियनिटी फैलाएंगे कि
यीशु मसीह की शरण में आ जाओ सब लोग, ये सही है, यही धर्म सही है, ये सब ये करेंगे ये लोग, अपना करने दो इन्हें। दूसरी चीज, जो लोकल सरकारें हैं जो वहां की, अब ये इनकी स्मार्ट प्ले था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा जो इतना सा पूरा हमारे आपके बंगाल बिहार ये है, अपना बॉम्बे है, मद्रास है, अपना ऊपर पंजाब है, नॉर्थ वेस्ट NWFP है, ये सारे अपने प्रांत हुआ करते थे कंपनी के। इन प्रांतों में अभी भी छोटे मोटे अपने राजा हैं। ये जो छोटे मोटे राजा हैं, इन राजाओं के पास भी पावर दे दो। बंगाल में अपना बॉम्बे में एक प्रोविंस आ रहा सतारा, चलो ठीक है आ गया, इस सतारा का अपना राजा है मान लेते हैं, भोपाल का राजा है अपना मान लेते हैं। तो ये लोग क्या करें, अपने अपने छोटे मोटे राजा जो लोग हैं, ये लोग भी अपने अपने हिसाब से टैक्स लगाने दो इन्हें, टैक्स लगाने दो इन्हें, राजा को टैक्स कमाने दो। इससे दो चीजें हो जाएंगी, दो चीजें एक साथ हो जाएंगी। क्या होगा, जो लोकल सरकार है, मतलब लोकल राजा कह लो, लोकल प्रोविंस का राजा कह लो, ये भी अपना टैक्स लगा सकता है। और जो व्यक्ति टैक्स नहीं भर पाएगा, कोई गरीब किसान, कोई गरीब अपना व्यापारी, कोई छोटा मोटा कोई दुकानदार, अगर वो टैक्स नहीं भरे तो इनको पनिशमेंट देने की सजा भी दे दो, इनकी पनिशमेंट देने की परमिशन भी दे दो। ये ब्रिटेन की चार्टर एक्ट में ये लिखा हुआ है कंपनी के लिए, कि कंपनी को हम आज डायरेक्शन दे रहे हैं, ब्रिटेन के लोग, ब्रिटेन की सरकार, कि तुम एक काम करना, लोकल जितने भी राजे महाराजे हैं जो दबे कुचले बैठे हुए चुपचाप, उनको भी कहते तुम अपना राजपाट चलाना है, अपना किला विला मेंटेन रखना है, हाँ चलो तुम भी टैक्स लगा लो। मतलब अगर एक गरीब किसान अगर किसी तरह 100 रुपए कमा रहा है, 100 रुपए में से डायरेक्ट वो 60 या 80 रुपए तक तो अपने दे ही रहा है कंपनी को, क्या करे, नहीं तो काम नहीं करने देगी, ठीक है इतना दे दिया। अब इसके बाद भी 5 रुपए ये लोकल राजा भी ले ले। अब इससे देखो गरीब किसान का हाल क्या होगा। गरीब किसान पहला देखेगा कि मेरे सामने कौन है, एक अंग्रेज है, एक राजा है, ठीक है अंग्रेज तो मेरा ले ही जाता है पूरा पूरा, अब यहां पे जो राजा है ये भी मुझसे ले जा रहा है, मेरा अपना राजा था ये तो मैं इसे रोज अपने इससे दुआ सलाम होती थी, ये निकल के जाते थे, हम इनको महाराज महाराज प्रभु कहते थे, अब ये भी ले रहा है हमसे पैसे। तो ऐसे में क्या होगा, एक इंडियन ऐसे बनेंगे, नए इंडियन आएंगे जो पहली बात तो वेस्टर्न एजुकेशन में ट्रेंड होंगे, जिन्हें वेस्टर्न एजुकेशन समझ में आती है, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायो, ये सब आती है समझ में। दूसरी चीज, वो अपने ही राजा से घिनना जाएंगे कि नहीं नहीं हमारा अपना ही हमारे सगा नहीं है। तो ऐसे में क्या हो रहा है, और हमारी तरफ भी आकर्षित हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी देख रहे हैं। तो हम एक लॉयल क्लास बनाना शुरू कर रहे हैं, लॉयल क्लास ऑफ इंडियंस, मतलब एक तीर दो निशाने है ना, किलिंग 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, एक निशाने से 2 शिकार कर लिए। कैसे किए इन्होंने कहा तुम बस ये काम करा दो, तुम बस छोटे राजा को अपना टैक्स लगाने दो, वो अपना राजा टैक्स लगाएगा, और राजा अगर राजा को 5 रुपए नहीं मिले तो राजा उसको सजा देगा, किसको, उस गरीब किसान को या दुकानदार को, जो भी अपना व्यापारी जो भी है। तो अब राजा को अगर उसको पनिशमेंट दे देगा, हमारा जो किसान है, हमारा जो दुकानदार है, वो हमारी तरफ आकर्षित हो जाएगा, बोलेगा कि हाँ वेस्टर्न एजुकेशन तुम सिखाते हो, सही है, तुम ही पढ़वाते हो, तुम ही कम से कम लिखा पढ़ी तो करवा रहे हो हमारी, तुम ही हमको ये दे रहे हो, क्रिश्चियनिटी भी दे रहे हो। तो हम ब्रिटेन के प्रति हम लॉयल हो गए, हम ब्रिटेन के प्रति हम अच्छे हो गए, ये अपना राजा ही हमारा सगा नहीं रहा। देखा, ये काम हुआ, ये बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं पेचीदा मामला था। अब अगला चार्टर एक्ट ऑफ 1833, यहां पे हमने सब तरीके से कह दिया कि अब जो गवर्नर जनरल है वो अब बड़े आदमी ज्यादा ही हो गए। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है उनका नाम वापस चेंज करो, उनका नाम अब बड़ा हो जाएगा, अब वो GGI कहलाएंगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब वो पूरे इंडिया के, पूरे देश के गवर्नर जनरल हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड साहब, ये साहब हमारे बन गए पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, पहली बार हमारे यहां बात शुरू हो गई कि ये है अब साहब बड़े आदमी, अब ई है हमारे सरकार, ये प्राइम मिनिस्टर है, यही प्रेसिडेंट है, यही सब कुछ है, सर्वे सर्वा इस पूरे देश के उस समय के, यही मान लो इनको। ये जो बॉम्बे मद्रास हैं नीचे वाले अपने, अभी तक क्या हो रहा है, ये अपने बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, ये वाले जो गवर्नर जनरल यहां बैठा करते हैं, पहली बात तो ऑलरेडी जूनियर है इनसे, ठीक है, बॉम्बे मद्रास ऑलरेडी जूनियर, छोटे हो तुम, चलो अभी नहीं इतने बड़े आदमी बने हो, ये बड़े आदमी है। इनको बोल दिया गया तुम कानून बनाने की टेंशन मत लो, नहीं तुम्हें जरूरत नहीं है, ये बना देंगे। ये दोनों के दोनों, अब इनके पास कोई भी लेजिस्लेटिव पावर नहीं रही, कोई भी इनके पास कानून बनाने की पावर, विधिक पावर इनके पास अब नहीं है। तुम जो स्टेट हैं उनको जरूरत नहीं है, सेंटर उस समय का, दिल्ली उस समय का ये है, कलकत्ता, ये दिल्ली उस समय की, यही बना देगा पूरे देश के लिए कानून। वो कौन है दिल्ली में, ये साहब बैठे हैं, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो पहली बार बात हो गई कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज बनी है। ये GGI जो है यही GGI साहब, अब ये GGI साहब के पास पूरी सिविल, मिलिट्री सब पावर है। मतलब सिविल क्या है,
प्राइम मिनिस्टर वाली पावर भी है इनके पास और राष्ट्रपति वाली पावर भी है इनके पास, सुप्रीम कमांडर भी यही है। अब इस समय सिविल मैटर भी यही देख रहे हैं, यही समझ रहे हैं, बड़े आदमी बन गए ये। उस समय देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, कोई इलेक्शन सिलेक्शन कुछ नहीं हुआ इनका, अपॉइंट होके आए सीधे वहां से लंदन से, चलो ठीक है। 1833 फिर 20 साल और हो गए। कंपनी को बोला गया यार तुम ना अब तुम बस यही काम करो जो कर रहे हो, तुमने जितना जो तुमने सब ये ट्रेड मर्चेंट जो अपना व्यापार अपना सब किया था हो गया, छोड़ दो, तुमसे ना हो पा रहा, तुम बस अब खाली एक्सपेंशन करो, तुम बस विस्तारवाद करो, इंपीरियलिज्म करो, तुम बस टेरिटरी बनाओ, लूटो, देख लेंगे बाद में। तो कंपनी को हमने प्योरली अब एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया है और उनसे सारा का सारा कमर्शियल एक्टिविटी उनसे छीन ली कि हो गया, अब मत करो, इतना ज्यादा दिमाग मत लगाओ, तुमसे ना हो पा रहा। तुम जो लॉ बना रहे हो अभी तक, लॉज मेड बिफोर आर कॉल्ड एज रेगुलेशंस। अब इसके बाद से जो भी तुम कानून बनाओगे, लॉज मेड अंडर दिस एक्ट आर कॉल्ड एक्ट्स। इस एक्ट के, इस चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जो लंदन में बना है, वहां पे इस एक्ट को बना के भेज दिया गया लंदन, इनके पास, जीजीआई साहब के पास। अब जीजीआई साहब के पास ये आया, क्या आया? चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक है, ये इन्होंने पढ़ा, इन्होंने कहा हाँ ठीक है, इसमें ये काम करना है, इसमें ये काम करना है। अब इस 1833 के चार्टर एक्ट की वजह से जो जीजीआई साहब जो जो कानून बनाएंगे अगले अगले आगे, इनको हम बोलेंगे एक्ट। लो, सही बात है, ओके ठीक है जी। एंटायर लेजिस्लेटिव पावर ऑफ ओवर इंडिया वाज गिवन टू जीजीआई। जीजीआई साहब चाहें तो सती प्रथा बैन करा दें, जीजीआई साहब चाहें तो कोई और अपना विडो रीमैरिज एक्ट पास करा दें, कुछ भी करा दें, ये ही इनके पास अब एंटायर लेजिस्लेटिव पावर है। 1833 इस समय तक हमारा देश समझ ही रहा है चल क्या रहा है यहाँ पे, इतना तो 200 साल से ज्यादा हो गया, ऑलमोस्ट 200 साल हो चुके हैं। यहाँ पे हमने पहली बार ये सुना, कम से कम जो हमारे इंडियन लोग सोच रहे थे कि सब चल क्या रहा है, कौन अफसर कौन बनता है, सिविल सर्विस कैसे आते हैं इसमें लोग, यहाँ पे बात हुई कि ओपन कंपटीशन इन सिविल सर्विसेज। ये वाली बात कि जो इंडियंस हैं थोड़े बहुत तो पढ़े लिखे होंगे, तुमने अभी तो बनाया था, क्या बनाया था तुमने क्या बनाया था? वेस्टर्न एजुकेशन दिया था 20 साल पहले। अब 20 साल में अगर कोई वेस्टर्न एजुकेशन सीख रहा है, अपना इंग्लिश मैथ्स एसएसटी हिस्ट्री ज्योग्राफी ह्यूमैनिटी समझ रहा है, तो मतलब क्या है, वो समझ रहा है सिस्टम कि अच्छा ये पॉलिटी है इनकी। इस समय कौन है गवर्नर जनरल साहब, सबसे ऊपर है, उनके नीचे अफसर 1 अफसर 2 अफसर 3 अफसर 4, उनके साथ में वो कौन है, बॉम्बे मद्रास के अपने अपने। क्या मैं सिस्टम में आ सकता हूं? हाँ आ सकता हूं। कैसे आ सकता हूं? कोई एग्जाम निकालना पड़ेगा। वो एग्जाम क्या है? वो एग्जाम है उस समय का, मान लो यूपीएससी जैसा एग्जाम है वो सिविल सर्विसेज का। अब ये क्या हो रहा था, कंपनी में जो ऑफिसर कंपनी सर्विस जो होती थी, ये बड़ी ही एकदम जैसे कहते हैं, अरे विलायती सर्विस कहते थे। मतलब कई अफ्रीका के, वेस्ट इंडीज के, ट्रिनिडाद टोबैगो, क्यूबा, हर जगह के जहां पे भी ब्रिटेन का आधिपत्य रहा था, जहां पे भी ब्रिटेन के बड़े बड़े अपने कॉलोनीज थी, तो वहां से लोग चाहते थे कि हम इंडिया जाके सर्विस करें। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो कंपनी की सर्विस थी वो बहुत ही आलीशान थी। आप देखो आज भी जो कलकत्ता में जो प्रेसिडेंसी है, प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम्स, तो वो कितनी बड़ी है। मतलब देख रहा है वो देश का उस समय का सरकार का घर है, देश के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का। दिख रहा है कि हाँ सरकारी अफसर ऐसा होता है, सरकारी सिस्टम इतना बड़ा होता है, इतना भयंकर होता है। तो अब लोगों को चाहिए था कि हम इस सर्विस में जाएं। हम इंडियंस हैं, भले ही हम, चलो तुम हमें सेकंड क्लास मानते हो, तुम हमें काला गोरा के हम ऐसे करते हो, हम ऐसे नहीं रहना चाहते। हम पढ़े लिख गए, 20 साल तुम नहीं पढ़ा है, हमको वेस्टर्न एजुकेशन में सिखाया है, हम आना चाहते हैं। अब ये पहली बार ओपन कंपटीशन हो रहा था। अभी तक ये सर्विसेज जो थी, कंपनी की सर्विस, ये रिजर्व थी फॉर गोरे लोग, फॉर अंग्रेज। यहां पे इसको, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने कह दिया नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कंपनी की सर्विस है, ये दिस इज फॉर व्हाट, दिस इज फॉर व्हाइट पीपल, दिस इज फॉर व्हाइट यूरोपियंस। ये है हमारे अपने जो लोग हैं, जो हमारे अपने गोरे, हमारे अंग्रेज हैं, हम उनके लिए सर्विस बना के रखी है इतनी अच्छी। इसमें ये कौन आएंगे ओपन कंपटीशन से लोग? अब इंडियंस आएंगे इसमें हमारे यहाँ? नहीं आने देंगे हम अपोज करते हैं इसको। अब चार्टर एक्ट ऐसा आया, चार्टर एक्ट में बोला तो था कि ओपन कंपटीशन होगा, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने कहा हम नहीं होने देंगे, नहीं सर इसको नहीं मानेंगे हम, जो भी हो जाए हमारी सर्विस है, हम गोरे लोगों की सर्विस है, हमने आपस में अपने बाल बच्चों के लिए बनाई है ये। हम आपका कोई अगर बड़ा स्कॉटलैंड का बड़ा अफसर है, उसको आना है तो आ जाए हम, लेकिन कोई इंडिया का कोई बंगाल का पढ़ा हुआ आदमी नहीं उसमें बैठाएंगे, ऐसे कैसे आने देंगे? तो चलो नहीं आ पाया वो। चलो जब नहीं आ पाया तो हमने आगे उसका बात शुरू करी, 20 साल और दे देते, चलो कर देते हैं। ये आखिरी चार्टर एक्ट आया 1853। अब इसके बाद से तो कहानी गेम ओवर होने वाला है। चलो ठीक है, यहां पे जो अभी कंपटीशन की बात हो रही थी सिविल सर्विसेज की, इसमें ओपन कंपटीशन अब कर दिया गया। देखो इन्होंने कहा, देखो अब इंग्लैंड समझ रही है, वहां पे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो समझ चुके हैं कि इंडिया में अब देनी पड़ेगी, नहीं तो ये हम पीटे जाएंगे।
कितने हैं हमें पूरे इंडिया में अंग्रेज उस समय कितने रहे होंगे? 10,000, 15,000, इससे ज्यादा कहाँ होंगे? ये 10-15,000 पूरी संभाल रहे हैं पूरे देश की उस समय की 10-12 करोड़ की आर्मी, ये अपनी पूरी जनसंख्या। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, और ज्यादा लोग होने चाहिए। तो इन्होंने कहा जो हमारी सर्विस में कुछ कॉवेनेंट सर्विस होती हैं, कुछ अनकॉवेनेंट सर्विस होती हैं। कॉवेनेंट माने क्या होता है? हायर सर्विस, मतलब ये जो लॉ बनाता है, जैसे असिस्टेंट कमिश्नर, जैसे कमिश्नर ऑफ बंगाल, कमिश्नर ऑफ भोपाल, कमिश्नर ऑफ कूच बिहार, ये सारे के सारे जो पोस्ट बाय लॉ बने हैं, कानूनी रूप से बने हैं। ये वाले लोअर सर्विस माने क्रिएटेड अदरवाइज, मतलब कोई भी स्टेनोग्राफर, कोई और लोकल अपना क्लर्क, कोई अपना छोटा मोटा जिसको काम काज आता है, कोई टीचर, कोई कोच, पियोन, चपरासी, ये वो जो लॉ से नहीं बने, जो बस जरूरत की वजह से बना दिए गए। चलो ठीक है। अब इस समय पे 1853 हो चुका है, यहां पे कंपनी को बोल दिया गया कंपनी अब मान जाओ, देखो अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे, मैं नहीं जानता, अब देना पड़ेगा हम इंडियंस के लिए। वो इंट्रोड्यूस ओपन कंपटीशन इन सिविल सर्विसेज, देयरफॉर कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज वर थ्रोन ओपन टू इंडियंस। ये इंडियंस को अब ओपन कर दी गई। तुम पढ़े लिखे हो, चलो आ जाओ, याद करो, मुझे जरा बताना, फर्स्ट इंडियन टू क्रैक सिविल सर्विसेज, आंसर। ठीक है। अब ये क्यों बना था? क्योंकि मैकॉले कमेटी उस समय इंडियन सिविल सर्विसेज को स्टडी कर रही थी कि इंडिया में सिविल सर्विस कैसे बने, कौन अफसर बने, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या पता होना चाहिए, कैसे करें। तो उसके लिए हमने मैकॉले साहब को बुलाया। ये उस समय इंग्लैंड के बड़े लॉयर आदमी, बड़ा दिमाग इनका, ऊंचे आदमी थे, इन्हें लॉ की समझ थी, इन्हें सिस्टम की समझ थी। तो उनसे बोला गया कमेटी बना लो अपनी। ये कमेटी पूरी एक स्टडी करे, क्या करे? स्टडी करेगी कमेटी ऑन इंडियन सिविल सर्विस, और हमें बता दे 1854 तक, एक साल के अंदर अंदर, कि क्या क्या लेके आना है, क्या क्या इनको लाके देना है इंडियंस को। नहीं तो इंडियन एक दिन विद्रोह पे आ जाएंगे। चीजें समझो आप, इंडियन उस समय अंदर अंदर उबल रहे हैं। अब जीजी काउंसिल, तो इनका लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग अलग बना दिया गया। जो ये 1+4 की आप कहानी देखते हो, ये 1+4 उस समय, मैंने जैसे पहले कहा था, ये उस समय सरकार भी है, पार्लियामेंट भी यही है। अब पार्लियामेंट का काम क्या होता है? पार्लियामेंट काम होता है कानून बनाना, मतलब लेजिस्लेटिव पावर, मतलब खाली कानून पास करना। और एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती है? सरकार की पावर होती है, जो क्या करती है? कानून बनवाने के बाद उस कानून को पालन करवाती है। ठीक है। अब इनके दोनों 1+4 का पूरा काम, दोनों का काम यही कर रहा है। तो 1+4 के दोनों के काम को अलग अलग कर दिया गया। हमने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, तुम लोगों के पास जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। तुम जीजी काउंसिल जो है, की गवर्नर ऑफ इंडिया का, इनके पास एब्सोल्यूट पावर है, कानून खुद ही बनाते हैं, सुबह उठ के शाम तक लागू करवा देते हैं। नहीं, ऐसा मत कराओ। इनके पार्लियामेंट वाले काम अलग होते हैं, जैसे हमारे यहाँ लंदन में हो रहे हैं इस समय तक। ये कह रहे हैं लंदन में तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, सरकार भी है, हमारे यहाँ पे राजा भी है, हमारे जुडिशरी भी है, पर इंडिया में ऐसा हम कुछ नहीं दे रहे। इंडिया में क्या दे रहे हैं? 1+4 दे रहे हैं खाली, बस 5 लोग दे रहे हैं, यही 5 लोग बस। ये 5 लोग जो हैं, इनको बोला गया तुम्हारे दोनों दोनों काम है, अपने अलग अलग काम है, इनको अपने अपने काम बांटो। कैसे करोगे? तुम बनाओगे एक 6 न्यू मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिलर बनेंगे ये। अब देखना दिमाग, 1+4, ठीक है, +6, ये हो गया। 6 न्यू मेंबर्स आर एडेड एज लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स। ये कानून, ये उस समय की हमारी पार्लियामेंट कह लो इसको, ये है, ये पार्लियामेंट है। लो साहब, बन गई पार्लियामेंट। कितनी अच्छी पार्लियामेंट दिख रही है ये 6, 5, 11 लोग। अब यहां पे लेजिस्लेशन को एक सेपरेट फंक्शन माना गया ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या उस समय? गवर्नमेंट ये है 5 लोग। और उस समय की गवर्नमेंट ज्यादा स्ट्रांग थी इन 6 लोगों से। गवर्नमेंट है, उसके पास मिलिट्री है, उसके पास आर्मी है, उसके पास पैसे की पावर है, उसके पास हर पावर है। ये 6 क्या लोग हैं? तुम्हें कुछ नहीं पता, चलो ऐसे चलो हम मना देंगे, ठीक है जी, ओके। ये जो 6 लोग थे, इसमें हमने बोला कि इसमें कुछ लोकल रिप्रेजेंटेशन ले लो इन द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये देख रहे हो 6 लोग। अब ये 6 लोग मैं तुम्हें अपने आप डब्बा बना के दिखा रहा हूं, मतलब कि ये 5 तो एक साथ है, ये 5 तो अंग्रेज रहेंगे ही रहेंगे, इनमें कोई बाहर का नहीं आने वाला। ये बड़े बहुत ही सेलेक्टेड होके, ऑफिसर होके सेलेक्ट होके आएंगे ये। लेकिन जो ये 6 हैं, ये 6 को इंग्लैंड सोचता था जड़ बुद्धि लोग हैं, अपने लड़ेंगे आपस में, डिसाइड करते रहेंगे, काम तो इन्हें कराना है ना, काम तो ये करेंगे, मेन काम तो यही इन्हीं के पास है। चलो ठीक है। तो ये जो इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बना हुआ है, ये वाला, इसमें आप लोकल लोग रख लो। लोकल माने क्या? इंडिया के लोग रख लो। 4 आउट ऑफ 6 जीजी लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बना है ये 1+6, ये वाला अपना 1+6, इनको उठा के, इनको हमने कह दिया ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये पार्लियामेंट है, किस समय की पार्लियामेंट मान लो इसको। काम ज्यादा नहीं है पर करने दो इन्हें, चलो ठीक, खुश रहेंगे अपने आप। तो इसमें अपॉइंटेड बाय लोकल गवर्नमेंट्स ऑफ 4 जगह से लोग आए। कहां से आए? मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, आगरा, इन 4 जगहों से लोग आए हैं। ये लोग कौन हैं? वहां के कोई अपने लोकल गवर्नर ने जो बना के भेजे, हाँ तुम पढ़े लिखे हो क्या, जाओ तुम चले जाओ ऊपर,
जाओ जाके उनकी बातें सुनना, गवर्नर साहब जो जो बातें करें उनको सलाम नमस्ते करना, उनको बड़े बड़े हाजिरी देना, आ जाना वापस, चलो ठीक है। ऐसे हो रहा था काम, बस काम खत्म हो गया, इतना ही काम था बस। इसके बाद इनका काम नहीं चल पाया, 1858 आ गया। नया एक्ट आ जाता है। अब आप देखो इस समय तक कहानी कितनी मतलब दयनीय हो चुकी है इंडियंस की। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। मान लो आप ना भोपाल से निकले हो, दिल्ली जा रहे हो, ठीक है, ट्रेन में बैठे आप, शताब्दी में या वंदे भारत जिसमें भी, चलो ठीक है, मान लेते शताब्दी बैठे आप। अब शताब्दी में आप क्या देख रहे हो, आप बैठे हो भोपाल से, चलो भोपाल बैठे आप, भोपाल से आगे बढ़े हम, झांसी पहुंचे। झांसी में आपने देखा कि आपके डब्बे में चढ़ा है कौन, एक बहुत बड़ा द ग्रेट खली टाइप का कोई व्यक्ति चढ़ा है, बड़ा ऊंचा लंबा चौड़ा, ठीक है। उस व्यक्ति ने जितने भी लोग बैठे थे सवारी उसमें, ट्रेन में, भोपाल से जो चढ़ के आए थे, सबको दिए दो दो चांटे, सबको एक साथ, कड़ाक 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 सबको मारा उसने, दो तीन चांटे सबके गालों में मारे, अब भगा दिया सबको, चलो निकलो पीछे, सबके सब चले आए, चलो। अच्छा, अब क्या हुआ, उस खली ने पूरे डब्बे पे कब्जा कर लिया, खाली अकेला द ग्रेट खली वहां खड़ा हुआ है। अब ये ट्रेन आगे जा रही है, ट्रेन चली कहां, ग्वालियर पहुंची, ग्वालियर से आगे आगरा पहुंची, और लोग पिटते जा रहे हैं लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा। आगरा में, आगरा कैंटोनमेंट है, मिलिट्री का एरिया है। अब आगरा कैंटोनमेंट से एक सिपाही चढ़ा अंदर, अब सिपाही ऊपर चढ़ा ट्रेन में, उसने कहा सारे लोग कहां, यहां से भोपाल चली ट्रेन, भोपाल से खाली आ रही है क्या? तो उसने देखा कि पूरे में कोई डब्बे में सब खाली बैठे हैं, एक बड़ा लंबा चौड़ा आदमी बैठा हुआ है, और एकदम बैठ के एकदम टांग ऊपर करके अपना यहाँ पे हाथ पे हाथ रख के ऐसे खड़ा है, और यहाँ तुमसे कह रहा है पीछे हट, चल यहां से निकल जाए से बाहर। और फौजी ने अपना देखा, फौजी ने अपना कोट उतारा, उसने अपना सामान रखा नीचे, अब पकड़ के एकदम खली के बाल पकड़ लिए उसने। अब उसके पास ताकत नहीं है इतनी, पर लेकिन उसको बस समझ में नहीं आया, फौजी आदमी है, फौजी आदमी को रूल चाहिए होता है, फौजी आदमी को सिस्टम चाहिए होता है। तो फौजी आदमी ने जाके खली को पकड़ लिया एकदम से, ए तू कौन है, यहां से लोग परेशान कर रहा है लोगों को, इतना करा बस। और सारे लोग आ गए जो जो पिटे थे पहले, वो सब कह रहे थे हाँ भाई साहब अभी बहुत मारा, भाई साहब यहाँ मारा, इस गाल पे मारा, ऐसे ही मारा, देखो देखो कितनी जोर से मारा है। तो अब क्या हुआ, सब लोग चढ़ के आगे ऊपर आ गए खली के ऊपर, और खली को पकड़ा, दो दो सबने मारे उसको कि चुप हो जा, चुप हो जा, सबको मारा, तब से तू पीछे जा, ट्रेन से उतर, ट्रेन से उतर, ऐसा हो रहा था। ये हुआ हमारी गदर। ये उस समय की एक 1857 की हमारी जो रिवोल्ट थी पहली, ये ऐसा हमको टीचर ने पढ़ाया था कि ऐसे पढ़ लो समझ में आ जाएगा। अब एक फौजी आदमी मंगल पांडे जो देख रहा था कि यार क्या चल रहा है, सिस्टम में कुछ है नहीं, इसमें एनफील्ड कार्ट्रिज आ रही है, इसमें ये आ रही है, इसमें हमें समुद्र पार करके जाना पड़ता है, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है, हम नहीं मान रहे इस कंपनी को, इस कंपनी को सही करते हैं। और फौजियों ने एकदम निकाल के ऐलान कर दिया, और मेरठ से एकदम आग बुलंद हो गई, और एकदम पूरा झांसी में अलग बवाल हो गया, कानपुर में अलग बवाल हो गया, सतारा में अलग बवाल हो गया। तो बवाल होने शुरू हो गए, सब लोग दुखी थे, जमींदार, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड, बड़े बड़े साहूकार, बड़े बड़े राजा जिनकी जमीनें चली गई, जिनके राजपाट चले गए, सब लोग आगे लड़ गए, हाँ हमें भी मारा था, कंपनी ने हमें मारा है, कंपनी हमें बहुत मारती है। तो सब लोग आगे चढ़ बैठे, किस पे, कंपनी पे। अब कंपनी कह रही है मैंने कभी कुछ किया, मैं तो इतना सज्जन आदमी हूँ, कंपनी तो कंपनी से अच्छी कोई सज्जन है ही नहीं, तो चलो कोई बात नहीं। और मेरठ के फौजियों ने ले जाके दिल्ली में गए, और बहादुर शाह जफर को, बूढ़े बेचारे राजा, 80 साल के बुजुर्ग आदमी, 22 रुपए पेंशन पाते थे सरकार से, सरकार कौन, कंपनी से, तो इनसे बेचारे पेंशन पा रहे थे कि साहब हम राजा आदमी थे कभी के, ऐसे मत करो, हम मुगल हैं, हम हमारा बड़ा पूरा साम्राज्य हुआ करता था, मालिक हमें कुछ दे दो, हमारा कुछ हुक्का पानी चलता रहे। तो ऐसे में कंपनी कहती थी 22 रुपये लो, चुप रहो, चलो जाओ चलो, पर राजा वाजा कुछ नहीं होता, राजा नाम के हो तुम, बस खाली चुप रहो, बैठ रहो। इसके बाद मेरठ में जाके फौजियों ने जाके बहादुर शाह जफर को उठाया, दिल्ली जाके लाल किले पे बिठा दिया कि मालिक बैठो, कहां बैठो, कि आज से देश में ऐलान हो गया, हिंदुस्तान हमारा, शहनशाह वापस आ गए, शहनशाह हिंदुस्तान है बहादुर शाह जफर। अब जफर आदमी बेचारे बूढ़े आदमी, उन्होंने कहा मालिक मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्यों, मैं राजपाट मुझे करना ही नहीं है, मुझे आता ही नहीं कुछ, क्या नहीं तुम मत करो, हम लेंगे, तुम्हारे नाम पे चलेगा। और सिक्का विक्का चालू कर दिया, एकदम ऐलान हो गया, एकदम पूरा मिलिट्री का एकदम एक शासन आ गया है, एकदम फौजियों ने बना के अपनी नई सरकार सी पैरेलल बनानी शुरू कर दी। और लोगों को लग रहा है कि सच में लाल किले में आ गए हमारे बादशाह वापस, मुगल सल्तनत जिंदाबाद, मुगल सल्तनत पूरी बात हो रही है, एकदम ऐलान हो चुका है कि मालिक शहनशाह हिंदुस्तान, आज से कोई अंग्रेज कुछ नहीं, कंपनी कुछ नहीं होती, आज से हम आपके हैं और आप हमारे राजा हो, चलो बताओ आगे क्या करना है। राजा का हमें नहीं पता क्या करना है, तो राजा ने कहा नहीं पता तो एक काम करो, माफी मांग लेते हैं। बहादुर शाह जफर बड़े आदमी है यार, देखो ऐसे मत करो, वो सरकार, वो कंपनी है, बहुत मारेगी। कंपनी ने आखिरी में समय लिया, एक एक करके जगह जगह पे रिवोल्ट जितने हुए थे सारे रिवोल्ट्स को उन्होंने ठंडा किया। तो अब यही हुआ, जब रिवोल्ट सारे शांत हो गए, बहादुर जफर को उठा के म्यांमार भेज दिया, रंगून भेज दिया, जाके उनको बोला वहीं रहो चुपचाप, आ मत जाना, वहीं मरो जाके। तो इनको वहां जाके डाल दिया, और दुनिया को बता दिया, इंडिया को बता दिया कि अब से देश में
कोई मुगल सल्तनत जैसी कोई चीज नहीं हो सकती। देश का राजा अब खत्म हो चुका है, क्योंकि जफर को हमने भेज दिया है वहां म्यांमार, बर्मा, और राजा के दोनों बेटों को हम चौराहे पे टांग रहे हैं। देख लो, कोई सबके राजा की पूरी हमने लाइनेज खत्म कर दी, कोई राजा का आगे वंश नहीं बचेगा, अब कोई सल्तनत नहीं, कुछ नहीं। कंपनी एकदम क्रूर होके कंपनी ने सबको दबा दिया, बहुत बेइंतहा क्रूरता दिखाई कंपनी ने, पूरे पूरे उन्होंने गांव जला डाले, खत्म कर दिए कि यहां बैठा था वो आतंकवादी, यहां बैठा था वो रिवोल्ट करने वाला, पूरे जला दो सबको। ऐसा करके कंपनी ने एकदम एकदम ब्रूटल अपने पैर के तले अपने पूरे इंडिया को उन्होंने एकदम और दबाया। अब ये जब दबा, इसके बाद से ये रिपोर्ट गई, कहां गई? लंदन। लंदन में जब रिपोर्ट गई, लंदन में क्वीन विक्टोरिया, हर मैजेस्टी, इन्होंने कहा, ए प्राइम मिनिस्टर, देखना जरा क्या रिपोर्ट आई है, ये क्या हुआ इंडिया में, ये एकदम से इतना ज्यादा लोग उग्र हो गए हैं। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, लेकिन हमने तो बड़े अच्छे लोग भेजे थे, हमने तो क्या ही कैसा कर दिया होगा, ये लोग हमसे क्यों नाराज हैं इंडियंस, हमने ऐसा काम कुछ बिगाड़ा है किसी का, हम क्यों कभी कुछ करने चलेंगे, हम तो बड़े अच्छे लोग हैं। कि नहीं नहीं नहीं, सही करो इसको वापस। प्राइम मिनिस्टर को बोला, प्राइम मिनिस्टर का ठीक है मैडम, आप कह रही हो, आपकी बात हम टालेंगे नहीं, चलो ठीक है जी, हम बना रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 अगले साल के लिए, हम एक एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम सरकार अच्छी लाएं कहां पे, इंडिया में। तो हम एक नई सरकार, हम एक नया पूरा एक्ट लेके आ रहे हैं। हमने बोल दिया है कि कंपनी की सेवा समाप्त, कंपनी से अगर लोगों को नफरत थी तो कंपनी को हटा दे रहे हैं। लो, कंपनी को हटा के कौन आ रहे हैं? कुएं से निकलेंगे, खाई में जाएंगे। अब हम कंपनी को हटा के हम ला रहे हैं सीधा का सीधा इंग्लिश गवर्नमेंट, इंग्लिश क्राउन, इंग्लिश। अब सीधा का सीधा डायरेक्ट क्राउन का कंट्रोल रहेगा पूरे देश के ऊपर, डायरेक्ट सरकार का कंट्रोल रहेगा। अब कॉलोनी कंपनी की नहीं है, कंपनी टेरिटरी नहीं है, अब हमारा है। अब ब्रिटेन के पार्लियामेंट में एक नया सरकार का एक कैबिनेट मेंबर बैठा करेगा, उसका नाम क्या होगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये सेक्रेटरी माने सेक्रेटरी नहीं है, ये मंत्री हैं। कौन? जैसे फॉरेन मिनिस्टर होता है, जैसे होम मिनिस्टर होता है, जैसे डिफेंस मिनिस्टर होता है, ऐसे ही इंडिया मिनिस्टर, जो कहां बैठेगा? लंदन में बैठेगा। अब ये एक मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट हैं, एक मंत्री जैसा, उन्हें पूरा डिपार्टमेंट मिल गया, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ कोई आर्ट एंड कल्चर, कोई कुछ भी चीज में, और ऐसे इंडिया का अपना पूरा एक मंत्रालय है। इस मंत्रालय के साथ इसमें होंगे 15 मेंबर, इस मंत्री के साथ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। बहुत बड़ा पोजीशन है, बहुत बड़ी बात हो गई है कि अरे अच्छा अच्छा, आपको इंडिया का मंत्रालय मिला है, वेरी गुड, बहुत बड़ा काम करोगे, बहुत बड़ा आपको संभालना है चीजें, चलो ठीक है। इसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है उसके चेयरमैन है, जब 15 लोग बैठे हुए हैं। 15 मेंबर काउंसिल फॉर इंडिया टू असिस्ट हिम। किनको? मंत्री जी को। मंत्री जी अकेले थोड़ी कर पाएंगे, इंडिया में कितने सारे काम चल रहे हैं, राजा महाराजा, वॉर, जंग, ये मिलिट्री अफेयर, ये सारी चीजें तो देखनी है सब चीजें। चलो, मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट है, इनके पास है कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज। मतलब IAS नहीं है ये, पर इंडिया में जो जो आपको प्रशासन चलाना है, जैसे चलाना है, ये मंत्री से पूछी जाएगी। ये मंत्री साहब है। कंपनी की सेवा समाप्त, कंपनी इज ओवर, कंपनी का गेम खत्म हो गया। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हम बोला करते थे, हमने गवर्नर जनरल भी नहीं चाहिए, नहीं, नाम चेंज करो, बड़ा नाम लाओ, और दूसरा नया नाम, वाइस रॉय, वाइस टू द रॉयल्टी, सेकंड टू द क्राउन, मतलब सेकंड टू द क्राउन, मतलब डायरेक्ट क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव, सेकंड क्राउन इन इंडिया। ठीक है। अब क्या बोलना शुरू हो गया? पहला वाइस रॉय साहब कौन बनेंगे? लॉर्ड कैनिंग, ये बन गए। ठीक है। अब जो हमारा ये हमारी क्वीन विक्टोरिया हैं, तो इनके नाम के टाइटल में भी लगा दिया गया है क्या? एम्प्रेस ऑफ इंडिया। इसको कहीं लिख देते हैं, एम्प्रेस। अगर आपको इनके टाइटल पता हो, जो हमारे राजे महाराजे होते थे इंग्लैंड के, तो इनका टाइटल कैसे होता था? इनका टाइटल बड़ा लंबा चौड़ा होता था। टाइटल होता था क्वीन विक्टोरिया का, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and of her other realms and overseas territories, Queen, head of the Commonwealth, defender of the faith, protector of the realm and Empress of India. ये क्वीन मैजेस्टी का जब कोई नाम लेता था तो उनका पूरा नाम फॉर्म होता है ना, जैसे शहनशाह, होशियार, खबरदार आ रहे हैं, कौन, जहांपना, जलालुद्दीन, ये सब ऐसा वैसा लंबा चौड़ा नाम, तो ऐसा इनके नाम के आगे टाइटल में लिखा रहता था एम्प्रेस ऑफ इंडिया। एम्प्रेस है ये इंडिया की रानी, महारानी है। चलो ठीक है, कंपनी ओवर, कंपनी गेम खत्म हो गया। ट्रांसफर्ड ऑल पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट टू द ब्रिटिश क्राउन। क्राउन को मिल गई सारी टेरिटरी, मिल गई सारा राजपाट, सारा पावर, सब कुछ मिल गया, क्राउन के पास है। इनके नाम के आगे लग गया टाइटल। अब इंडिया एक प्रॉपर गुलाम कंट्री है। ठीक है जी, 61 आ चुका है।
3 साल पहले आया था 1858। हमने कहा नहीं, इसमें बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो रिवोल्ट जो हुआ है, रिवोल्ट इसीलिए हुआ है क्योंकि इंडियन खुश नहीं थे। अब इंडियन खुश क्यों नहीं रहे होंगे? हमने ऐसा क्या बुरा कर दिया है? तो हमने बोला कि रिवोल्ट के बाद हमने एक चीज ऑब्जर्व करी ब्रिटेन के अंदर कि यहां पे इंडियंस को इंक्लूड करना चाहिए था इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस। जो भी आपका 1+4+6 वाला जो मेंबर चल रहा है, इसमें आपने जब इंडियंस को रखा नहीं कभी अपने साथ और इंडियन लोगों के ऊपर लॉ बनाते जा रहे हो, तो इंडियन कोई कभी क्यों साथ देगा आपका? नहीं देने वाले थे ये लोग। यहां पे हमने बोला कि इनको एक रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन दे देते हैं। ये क्या होता है सर? मतलब आपका प्रतिनिधित्व करने वाला कोई संस्थान बना देते हैं, इनका ये अपना खुश रहेंगे, आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे, शांत रहेंगे। चलो, एसोसिएटेड इंडियंस विद लॉ मेकिंग प्रोसेस, इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स टू द वाइसरॉयज एक्सटेंडेड काउंसिल। जो वाइसरॉय का अभी तक हमने देख रहा था 1+4+6 ये वाला मैटर, इसमें ये जो लोग हैं ये नॉन ऑफिशियल टाइप लोग हैं, कोई इनका ज्यादा मतलब नहीं है। आए समय के लिए आए, 2 साल के लिए आए, 3 साल के लिए आए, इनका लंबा चौड़ा कोई कार्यकाल नहीं होगा, जब तक चाहिए तब तक चाहिए, नहीं तो हटा देंगे। चलो ठीक है। इसमें आए थे 3 इंडियंस, जो वाइसरॉय का एक्सटेंडेड काउंसिल था। इसमें कौन कौन लोग? वाइसरॉय के अपने फेवरेट लोग, प्यारे लोग उनके अपने। कौन इंडियंस थे वो? पहली बात तो बनारस के राजा आए, पटियाला के राजा आ गए, महाराजा आ गए, और सर दिनकर राव आ गए। तीनों के नाम आप देखो, एक तो है सर, वो तो सर ही है, तो मतलब वो ब्रिटेन के नाइटेड पर्सन है। चलो ठीक है। पटियाला, उस समय पटियाला एक शहर नहीं था, पटियाला का उस समय पूरा प्रांत था, जो पेप्सू आप देखते थे, ये पेप्सू, पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट्स यूनियन। इसमें उस समय हिमाचल का एरिया भी था थोड़ा बहुत, उसमें पूरा हरियाणा भी इसी में ही आता था, पटियाला के अंडर आता था, ऐसा वैसा। ठीक है, पटियाला में महाराजा बैठते थे। चलो ठीक है जी, ओके। अब ये जो नया लेजिस्लेटिव काउंसिल बना है, इसमें बंगाल के लिए बाद में बना, एनडब्ल्यूएफपी के लिए बाद में बना, इसके बाद पंजाब के लिए बना। ये सारे इन्होंने बना दिए गए कि यार एक काम करते हैं, खाली सेंट्रल से थोड़ी काम चलेगा। अगर ये इंडिया है ना, अभी इस समय इंडिया ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, एनडब्ल्यूएफपी यहां बना देते हैं। चलो थोड़ा बहुत, चलो ठीक है जी, ओके। अब क्या हो रहा है कि हमने कहा खाली बंगाल का, खाली ये जो वाइसरॉय साहब यहां बैठे हैं, बड़े आदमी हैं, सेंटर के लिए बना रहे हैं, ऐसे ही यहां भी बना डालो, यहां बना डालो, यहां बना डालो, यहां बना डालो, ऐसे समय समय पे अपना आते गए। कौन कौन आते गए? बंगाल आया पहले, बंगाल का अपना लोकल प्रोविंस के लिए आया, अपना अपना जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो। लेजिस्लेटिव काउंसिल माने क्या हुआ? कानून बनाने वाला शख्स, कानून जो बना रहा है वो वाला अथॉरिटी, वो वाली बॉडी, छोटी पार्लियामेंट, छोटी विधानसभा है, ये विधानसभा है उस समय की। बंगाल, एनडब्ल्यूएफपी, पंजाब और हमारा अपना, बाद में असम आएगा, बाद में और चीज आती है, लेकिन समय समय पर धीमे धीमे देते गए। चलो ठीक है। जो हमने पहले देखा था कि पूरा का पूरा इन्होंने सेंट्रलाइज कर लिया था, एक धागे से पिरोगे, बंगाल का ऊपर, मद्रास का नीचे, उसके नीचे अपना बंगाल, अपने ये वाला, ये वाला, ये वाला, ऐसे इन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये जो एक सूत्री धागे से जो हमने सेंट्रलाइज किया है, नहीं, डिसेंट्रलाइज करो, छोटे छोटे एरियाज को पावर देना शुरू करो। बंगाल को दे दो, अपना पंजाब को दे दो, एनडब्ल्यूएफपी को दे दो। एनडब्ल्यूएफपी क्या है? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, अफगानिस्तान के आसपास का एरिया। चलो, तो डिसेंट्रलाइजेशन हमने देखा शुरू हो गया है। ये शुरू जब हुआ है, इसका मतलब है कि मद्रास और बॉम्बे के पास अपने अपने कानून बनाने की ताकत वापस आ गई। जो लेजिस्लेटिव पावर्स वर रीस्टोर्ड, इनको दे दी गई अपनी, कि लो साहब तुम बना लो अपना। एम्पावर्ड द वाइसरॉय टू इशू क्या? ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या होते हैं? अध्यादेश, जो हम आज भी देखते हैं, अध्यादेश। ये रहे, ऐसे लगते हैं शायद, हाँ ठीक है। अपने मन से सुबह उठे, पूरा एक कच्चा चिट्ठा लिखा, पूरा उस पर अपना सारा डॉक्यूमेंट पे अपना लिख दिया कि आज से क्या होगा, आज से ये होगा, ये होगा, ये होगा, जब भी इमरजेंसी का समय होगा, जब भी कहीं से वॉर लड़नी होगी, जब भी कोई इशू आ रहा होगा, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो, आर्म्ड रिबेलियन हो, कुछ भी हो जाए, वॉर हो गई, कुछ हो गई, तो वाइसरॉय साहब जो सेकंड टू द क्राउन है, पढ़े लिखे आदमी, बड़े अफसर हैं, एकदम प्राइम मिनिस्टर उस समय देश के, राष्ट्रपति वही हैं, तो उनके हाथ में पूरी पावर है एक अध्यादेश पारित करने की, जो इमरजेंसी का समय होगा, जिसकी वैलिडिटी लाइफ उसकी होगी 6 महीने। 6 महीने बाद उसको हटा देंगे, नया लाना होगा तो फिर ले आएंगे, लेकिन 6 महीने तक उसकी वैलिडिटी रहेगी। चलो, ये पावर दे दी गई। आगे गए हमने कहा अब 1892 हो गया है, अभी इस समय एंट्री होने वाली है बड़े बड़े सूरमाओं की। कौन कौन? बड़े बड़े हमारे फ्रीडम फाइटर्स की। 1892 माने समझ रहे हो? अभी गांधी जी आ जाएंगे अगले दशक में। चलो ठीक है। यहां पे जब इंडियंस अब शुरू हो चुके हैं कि अब बवाल करते हैं बेटा, अब इनका समय ज्यादा लंबा हमें दिख नहीं रहा है। इस समय तक जो वाइसरॉय साहब जो भी है इंडिया में, अब वो सिस्टम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हर जगह पे रेवोल्यूशन, हर जगह पे क्रांति, हर जगह पे स्वतंत्रता का आंदोलन, होम रूल मूवमेंट, हमारा कुछ भी चल रहा है, ये सब दे रहे हैं। हम मांग रहे थे उनसे होम रूल मूवमेंट, हम मांग रहे थे उनसे थोड़ा सा हमें अपना डोमिनियन स्टेटस दे दो,
हमें मांग रहे थे हम उनसे कि हमें अपना काम करने दो, हमें स्वराज चाहिए। ये दे रहे हैं क्या, एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। भाई हम कह रहे हैं हमको बना लेने दो बजट अपने हिसाब से। इंडियंस हम अपने लिए अपना खर्चा चाह रहे हैं, कैसे करना है, क्या करवाना है, कहां पे पैसा लगाना है, कौन सी जगहों पे, कौन से स्कूल, अस्पताल, क्या डॉक्टर, कुछ भी चीजें तुम दे नहीं रहे हो यार। हमें चाहिए अपने पावर, अपने पैसा, अपनी खुद ऐसे बनाने की और खुद अपना पैसा खर्च करने की ताकत। वाइसरॉय दे नहीं रहा हो। यहां पे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को वापस से नॉमिनेशन करते जा रहे हैं। सेंट्रल में बढ़ गया नंबर, इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय वाइसरॉय, इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय गवर्नर्स। जो बंगाल के अलावा जो बाकी एरियाज थे, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब, एनडब्ल्यूएफपी, जितने भी इन सारे रीजन में क्या है, गवर्नर अभी बैठे हुए हैं। जो इंडिया का मेन सेंटर आदमी है वो कौन है, वो तो वाइसरॉय है ही है। तो वाइसरॉय बनाएंगे कहां, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपने कुछ नॉन ऑफिशियल इंडियंस को। और जो लोकल गवर्नर्स हैं अपने अपने प्रांतों में, उनमें कौन बनाएंगे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपने अपने ऐसे कुछ अपने दोस्त यार लोग, ठीक है, बना देंगे। तो हम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को, एडिशनल लोगों को भर्ती कर रहे हैं। हम तुमसे इंडियंस तुमसे क्या क्या परेशान हो गए यार, तुमसे क्या मांग रहे हैं, क्या दे रहे हो, क्या हो रहा है। ये सिस्टम ऑफ बजट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ब्रिटिश इंडिया इन 1860। हमें ठीक है तुमने लाके दे दिया, हम इस बजट पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, भाई चल क्या रहा है। एक्सटेंडेड द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल टू डिस्कस बजट एंड एड्रेसिंग क्वेश्चंस टू एग्जीक्यूटिव। मतलब हम तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इस बात के लिए परमिशन तुम कौन दे रहे हो, हमको चार्टर एक्ट दे रहा है हमारा, हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट दे रहा है हमारा। ये कोई तरीका है? इंडियन ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या, तुमसे हम क्या मांग रहे हैं, क्या देते जा रहे हो, कुछ भी दे रहे हो। हम तुमसे मांग रहे हैं एक डेरी मिल्क सिल्क, और तुम कह रहे हो लो साहब ये मैंगो बाइट टॉफी ले जाओ। अबे ऐसे थोड़ी होगा, कब तक चलाओगे ऐसे, नहीं नहीं चल पाएगा। इस एक्ट ने कम से कम कुछ नहीं तो लिमिटेड और इनडायरेक्ट तरीके से एक चीज दिखानी शुरू कर दी कि अच्छा ठीक है कुछ इलेक्शन कर लेते हैं इन फिलिंग अप सम ऑफ द पोजीशन। इलेक्शन नाम नहीं बोला गया, इलेक्शन वर्ड कभी नहीं बोला गया था, पर वर्ड क्या यूज किया गया है, वर्ड यूज किया गया है नॉमिनेशन मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कोई सर्टेन बॉडीज। जैसे कोई ट्रस्ट है, कोई आसपास का कोई लोकल अगर शहर का कोई जमींदारों का कोई कमेटी है, कोई लोकल अगर कोई यूनिवर्सिटी है, कोई अगर लोकल कोई ट्रेड बॉडी है, मर्चेंट बॉडी है, ये सब क्या है, ये थोड़ी थोड़ी अपने अपने जगहों की, अपने लोकल एरिया की प्रेशर ग्रुप है, जो थोड़ा बहुत अपना प्रेशर कह पाती है, लिख पाती है, पिटिशन प्रेयर कुछ भी लिख लिखा के दे देती है। सब हमें ला दो, हमारा आदमी बिठा दो वहां पे, हमें हमारा कानून कोई डिस्कस कर ले, तो हमारे लिए बजट आ रहा है, बजट कम से कम क्वेश्चन तो पूछ पाएंगे, को कैसे कहें। तो थोड़े बहुत तरीके से इनडायरेक्टली हमने कुछ अपने जिलों की सर्टेन बॉडीज से हमने देखा कि इलेक्शन जैसा कुछ कुछ तो हो रहा है। अभी इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन मतलब चुन के कोई नहीं आ रहा है, पर छोटी छोटी सर्टेन बॉडीज से लोग चुन चुन के जा रहे हैं, चाहे यूनिवर्सिटीज हो, चाहे कोई ट्रेड बॉडी हो, चाहे कोई म्यूनिसपैलिटियां हो, छोटी बहुत अपनी बनी हो, बॉम्बे की बनी हो, बंगाल की बनी हो, मद्रास की बनी हो। तो इन एरियाज में क्या हो रहा है कि अपने कहीं से एक आध दो चार लोग चुन चुन के जा रहे हैं, अपना कहीं थोड़ा बहुत बातें कर पा रहे हैं, जिन बोल पाते हैं वही बोल पाते होंगे थोड़ा बहुत बजट के डिस्कशन में। चलो ठीक है, बोल रहे हैं, बोलना तो आगे गए हम। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स 1909 एंट्री हो चुकी है हमारे बड़े आदमी की, ठीक है जी, ओके। गांधी जी भी इस समय मैदान में आ चुके हैं। अब 1905 होके चुका है। 1905 में कुछ हुआ था, मैं लिख भी रहा हूं क्या हुआ था, किसने किया था जरा ये बताना जरा, ठीक है, क्या हुआ था और किसने किया था ये, ठीक है। अब यहां पे 1905 होके चुका है, देश का बहुत बड़ा बंटवारा हुआ था एक जगह का। फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया और वाइसरॉय, दो लोग, मॉर्ले मिंटो, ठीक है। ये साहब जो बैठे हैं बड़े अच्छे ड्रेस पहन के, ये हमारे वाइसरॉय हैं, ठीक है जी, ओके। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो मंत्री जी वहां बैठे हैं लंदन में, ये हमारे बन गए। तो अब ये बैठे हुए हैं हमारे मॉर्ले साहब, ये बैठे हैं इधर मिंटो साहब, चलो ठीक है। इन लोगों ने दोनों ने बैठ के विचार विमर्श करके एक नया एक्ट बनाया। नया एक्ट क्या है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। फिर से वही चीज, हम तुमसे कह रहे थे होम रूल मूवमेंट, हम तुमसे कह रहे थे आजादी, हम तुमसे कह रहे थे स्वराज, हम तुमसे कह रहे थे अपना यूनियन डोमिनियन हमें बनाने दो, हमें अपना, हम कॉलोनी गुलाम नहीं है तुम्हारे यार, हम ऐसे नहीं रह सकते। ये कह रहे हैं नहीं नहीं अच्छा काम करो, 16 के 60 कर दो। क्या क्या 60 कर दो, इन्होंने कहा हाँ वो काउंसिल जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल, तुम कह रहे थे ना कि भाई वो तब कह रहे थे 1892 में कह रहे थे, तुमसे 20 साल बाद तुमसे फिर वही काम कर रहे हो यार, ये सब नहीं नहीं हमें ये सब नहीं चाहिए। तो हम इनसे बोल रहे थे कि भाई हम अपना डिस्कस करेंगे बजट, हम अपना तय करेंगे, अपना उत्तराधिकारी, हम अपना प्राइम मिनिस्टर, अपना वाइसरॉय अपने आप चुनेंगे, तुम नहीं चुन के आ रहे हो बाहर से। ये कह रहे हैं अरे ऐसे हम ही तो हैं, हम नहीं तो सब हम ही तो बनाएंगे। इन्होंने कहा हम नहीं मानने वाले, इंडियंस नहीं मानेंगे अब। तो अब 16 से 60 कर दिया गया। क्या, जो 1 + 4 + 6 की जो आप देख रहे थे, जो 6 है, अब वो जो पहले 1 + 4 + 6 हुआ करता था, अब वो 60 हो गया है, ठीक है। बड़ी अब ये पार्लियामेंट हो गई है, लोग ज्यादा हो गए, पर
तभी भी ऑफिशियल मेजॉरिटी इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, तुम ले एक हाथ से दे रहे हो और दूसरा से छीन लेते हो। ये क्या हो रहा है? ऐसे कब तक खेले हम? नहीं हो पा रहा, हमसे नहीं खेलना ऐसे। हम तुम क्या कर रहे हो? तुमने जो देश की जो सरकार है, जो पार्लियामेंट है, वहां पे तुमने ऑफिशियल मेजोरिटी अभी भी रखी हुई है। मतलब हम नॉन ऑफिशियल हैं, हम अगर 60 लोग चिल्लाते भी रहे तो भी तुम मानोगे नहीं ना, तो भी तो तुम अपने मन की कर लोगे, क्योंकि तुम्हारे पास मेजोरिटी है। कौन से? क्योंकि तुम ऑफिशियल हो, बस यही बात है। हम नॉन ऑफिशियल होके भी अब मेजोरिटी में नहीं है, हम बस आए बैठे हम हल्ला करके चले जा रहे हैं। इससे क्या मतलब है? तो ऑफिशियल मेजोरिटी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। और प्रोविंशियल में जो प्रांत हैं, अपने अपने जो छोटी छोटी विधानसभाएं बनी हुई हैं, इसमें बॉम्बे में, मद्रास में, पंजाब में, NWFP में, ठीक है, उन जगहों पे नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी हो रही है। यहां पे आप देख रहे हो, हम सेंटर में रहने आके भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। हम बस खड़े हैं, हम बस देख रहे हैं सबको एक दूसरे को गालियां देते हुए, एक दूसरे को लड़ाई झगड़े करते हुए। और वाइसरॉय साहब सबके सुन के, हाँ ये बेवकूफ है, हाँ ये बेवकूफ है, हाँ ये बेवकूफ है, सब बेवकूफ, चलो चलो चारों लोग अपने अपने काम पे चलो, चलो आ जाओ कानून बनाते हैं वापस। ये लोग ऐसे काम कर रहे हैं। हमने पहली बार ये देखा कि इन्होंने क्या किया, देश को डिवाइड एंड रूल करना शुरू कर दिया, क्योंकि डिवीजन वो सीख चुके थे। उन्हें मालूम पड़ गया था व्हाट्स द वे फॉरवर्ड, इनको बांट दो, लड़ते रहेंगे आपस में। तो इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात शुरू कर दी। जो मुस्लिम है वो मुस्लिम को वोट देगा, जो हिंदू है वो हिंदू को वोट देगा। गेम ओवर। इंग्लिश लोग समझ चुके थे कि हिंदू और मुस्लिम कभी एक साथ रहने वाले नहीं हैं। ये लोग कभी भी अगर साथ में इनके ये लोग नहीं साथ अगर साथ में नहीं रहते हैं तो ब्रिटेन के लिए फायदा है। तो इन्होंने बोला कि हम मुस्लिम्स को मुस्लिम वोट देगा, हिंदू को हिंदू वोट देगा, सेपरेट इलेक्टोरेट, अलग अलग अलग, ठीक है। इसी वजह से लॉर्ड मिंटो साहब जो आपको देख रहे हैं, ये हीरो बने बैठे हैं यहाँ पे, वाइसरॉय साहब ये जो यहाँ हैं, इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। देश की इन्होंने उस समय से ही बखिया उधेड़नी शुरू कर दी। इन्होंने कहा करते हैं इनका काम खत्म, अभी इनको सही करते हैं। तो इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉय एंड गवर्नर्स, चलो कुछ तो आए। जो 1+4 में हो सकता है ये 4 की जगह आगे बढ़ते बढ़ते अपना 14 हो गया होगा, चलो ठीक है। इसमें कुछ इंडियंस आने शुरू हुए थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, SP सिन्हा हमारे पहले बने थे लॉ मेंबर, इनको बनाया था लॉ मिनिस्टर, मतलब लॉ मेंबर है, लॉ मिनिस्टर, कानून बनाने वाला काम अब ये देखेंगे, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस। चलो ये बने SP सिन्हा साहब पहले हमारे। कोई इंडियन जो पहुंच पाया वो यहां पहुंचा तो सही, इसमें अंदर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, ये वाले में, स्ट्रॉन्ग वाले में। ये तो सब बाहर तो पार्लियामेंट में चीखते हैं, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता, चलो ठीक है। मिलो मॉन्टे रिफॉर्म्स के बाद, सॉरी मिंटो मॉन्टे रिफॉर्म्स के बाद अब आ गए हमारे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ये जो आपको दिख रहे हैं ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, ये हमारे दिख रहे हैं, ये हमारे उस समय वाइसरॉय हैं। अब देखो इस समय तक आप समय देख रहे हो कैसे ड्रेसेस भी चेंज हो चुकी हैं। पहले जो एकदम बड़ा बड़ा शेरवानी जैसा पहन के उस पर पूरा मेडल गोल्ड सब लगा लगू के एकदम आते थे, अब वो लोग सिविलाइज हो गए। क्या है, शानदार कपड़े पहन लो, ये जाने क्या पहनते हो तुम लोग, ऐसे लगते हो जैसे कुछ सर्कस के लोग आए हो। नहीं, अच्छे कपड़े पहनो, देखो ऐसे कोट पैंट पहनो, शराफत से रहो, अच्छे से रहो, कोई बात नहीं, हो जाएगा, चलो ठीक है। इन्होंने अब जो उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे हमारे मॉन्टेग्यू साहब ने एक चीज बोली। इन्होंने कहा मैं ब्रिटेन की पार्लियामेंट में आज खड़ा होके, क्योंकि मैं गांधी को देख रहा हूं, गांधी वहां इंडिया में अब हल्ला दंगा शुरू कर चुके हैं पूरी तौर से। अब क्या होगा, हम धीरे धीरे हम इंडिया में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाना चाहते हैं। हमने एक 1919 में हमने एक एक्ट बना लिया है जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। हम उसको कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। और ये इसलिए आया है बिकॉज हम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहते हैं। कहां पे? फॉर ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया केम इनटू फोर्स। चलो आ गया, बाद में आ गया। ये जो सेंट्रल प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे, अब देखना हमारा संविधान कैसे सामने आपके दिख रहा है। यूनियन लिस्ट है ना, ये सब देखें, यूनियन लिस्ट, हमारी स्टेट लिस्ट, हमारी कॉन्करेंट लिस्ट। ये मैं आगे सब पढ़ाऊंगा जब संविधान पढ़ेंगे हम, ठीक है। ऐसे कुछ ऐसी हमारी लिस्ट होती है। यूनियन लिस्ट में क्या क्या टॉपिक होते हैं, बड़े बड़े टॉपिक होते हैं जो पूरा देश एक साथ, जो पूरे देश की सेंटर संभालती है। जैसे देश का टेलीकॉम नेटवर्क, देश का रेलवे, जैसे देश का डिफेंस, देश का बाहर के देशों से रिश्ते संबंध, सारी चीजें। हम किसी प्रोविंस को नहीं देते हैं सब काम, हम देते हैं सब काम देश की सेंटर को, दिल्ली को ये काम करने के लिए, कि दिल्ली ये काम करे, संभाले। अब तक देश की राजधानी भी दिल्ली शिफ्ट हो चुकी है। चलो ठीक है, रायसीना हिल्स पे हमारा पार्लियामेंट का एरिया, राष्ट्रपति भवन है, ये सब यहाँ पे आके वाइसरॉय साहब बैठते हैं, यहाँ पे आके अपना बैठना शुरू कर चुके हैं बड़े बड़े लोग। चलो ठीक है जी, ओके। सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को सेपरेट कर दिया गया है कि प्रोविंस वाले काम क्या क्या होते हैं, जो छोटे मोटे प्रांतों के काम है, जैसे नदी नाले बनाना,
कोई मार्केट, कोई अपना दुकान बाजार सजेगी, कोई मेला लगेगा, झूला लगेगा, कुछ भी चीजें होंगी, ये छोटी मोटी चीजें हैं। तो हमने बोला छोटी मोटी चीजें प्रोविंस के पास, जो बड़ी बड़ी चीजें हैं डिफेंस वगैरह, एयर, सारी एयरप्लेन, सारे ऊपर एयरपोर्ट हुए, बड़े बड़े चीजें हुई, बड़े बड़े जगह हुई, ये कौन देखेगा? ये सेंटर देखेगा। पर स्ट्रक्चर अभी भी सेंट्रलाइज्ड है, स्ट्रक्चर अभी भी यूनिटरी है, मतलब सेंटर ऊपर है, सेंटर ऊपर है, नीचे सारे स्टेट है। ठीक है जी, ओके। कुछ सब्जेक्ट्स को हमने ट्रांसफर कर दिया गया। जो आप ये सारे प्रांत देखते हो, जो उस समय के ये सारे प्रांत थे, अब बॉम्बे, मद्रास, सेंट्रल इंडिया, हमारा पंजाब, हमारा कोई और NWFP, ये सारी चीजें, अब इसमें अपने अपने गवर्नर साहब हैं। ठीक है, तो ये जो गवर्नर साहब यहाँ चुपचाप बैठे हुए हैं, अपने अपने प्रांतों के CM कह लो इनको, ये समय के चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के। तो अब गवर्नर साहब के पास प्लस उनका अपना कुछ काउंसिल होगा, 2-4 लोग उनके साथ भी होंगे अलग अलग, कुछ यूनिटरी तो है नहीं, सब कुछ सेम तो है नहीं, सारे प्रांतों में सेम तरह के नंबर तो है नहीं। तो अब गवर्नर साहब प्लस उनका अपना काउंसिल। ठीक है, ये गवर्नर साहब के साथ अपनी अपनी विधानसभा भी है, विधानसभा, जिसको हम उस समय लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा। अब क्या हो रहा है, इन्होंने इस एक्ट से बोलना शुरू किया, क्योंकि अब एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आ जाए इंडिया में, हम एक काम करते हैं, जो गवर्नर साहब के पास कुछ टॉपिक ऐसे वो रिजर्व रहेंगे, वो गवर्नर साहब अपने पास रखेंगे इस प्रांत के लिए, ट्रांसफर्ड गवर्नर प्लस एड ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, कुछ रिस्पॉन्सिबल, कुछ रिजर्व्ड होंगे जो गवर्नर प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल होंगे। ये क्या हुआ, हमने बोला जो प्रांत हैं, छोटे छोटे प्रांत हैं, ये वाले सेंट्रल, पूरे दिल्ली की बात, पूरे देश की बात नहीं हो रही है, प्रोविंसेस की बात हो रही है। यहां पे जो छोटे छोटे प्रांत हैं, इन प्रांतों में अपने अपने गवर्नर साहब कुछ कुछ टॉपिक अपने छोड़ दें। किन लोगों के लिए? इंडियंस के लिए। देख लेते हैं क्या ये कितना कर लेते हैं इंडियंस। तो इन्होंने कहा कुछ ट्रांसफर टॉपिक्स हैं, जिन टॉपिक्स पे मान लो ब्रिटेन को ज्यादा मतलब नहीं हो, वो टॉपिक इन्होंने ट्रांसफर कर दिए, कि जैसे नदी नाले बनने हैं, बना लो सर, हटो यहां से, अब बना लो। तो गवर्नर साहब प्लस उनके एड ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल, अपना जैसे आज का मंत्रिमंडल होता है, क्या होता है मंत्रिमंडल? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा विद प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। ठीक है, ऐसा ही है उस समय का जो विधानसभा है, इनके अपने यहाँ पे अपना गवर्नर जनरल प्लस काउंसिल प्लस उनकी अपनी विधानसभा। तो कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो सरकार के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सरकार ने कहा ट्रांसफर कर दो, दे दो इंडियंस को, दे दो, अपने आप बताएंगे। तो एड ऑफ मिनिस्टर्स, जो मिनिस्टर उनके अपने यहाँ उस एरिया में, या मंत्रिमंडल अपना बैठा हुआ, इनके साथ कुछ कुछ इंडियंस होंगे उसमें, तो ये इंडियंस प्लस गवर्नर साहब ये बनाएंगे कानून उन विषयों पे जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स हैं। पर अभी भी अगर जो भी रिजर्व टॉपिक्स हैं, जो भी रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं, जैसे क्या क्या, जैसे आर्मी, इस एरिया की, ठीक है, इस एरिया का टैक्स कलेक्शन, इस एरिया का इंपॉर्टेंट पैसे का काम, इस एरिया का इंपॉर्टेंट कोई अपना कोई बड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग बनना है, यहां से कोई सड़क निकलनी है, वो अभी भी काम रिजर्व्ड है। रिजर्व किसके साथ है? गवर्नर प्लस उनका एग्जीक्यूटिव काउंसिल, विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। इस समय विधानसभा से कुछ नहीं पूछेंगे हम इस समय सरकार के पास ही सारा काम है, विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो छोटे मोटे काम है उनको करवा लो, विधानसभा में दे देंगे रिपोर्ट, जो करवानी होगी करवा लेंगे, देख लेंगे बाद में, ठीक है। लेकिन ये वाली चीज में कोई मतलब नहीं, विधानसभा से कोई पूछना भी नहीं है, हम नहीं जानते। इंट्रोड्यूस्ड बाई कैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शंस, मतलब 2 हाउस हो गए, अपर हाउस लोअर हाउस हो गया है। यहां पे जो इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसको हमने ऊपर नीचे वाले 2 हाउस में तोड़ दिया है। पार्लियामेंट वाला जो हमारा काम है, क्या? काउंसिल ऑफ स्टेट्स, दैट इज अपर हाउस, लेजिस्लेटिव असेंबली जो हमारा लोअर हाउस है। बाद में बना ये अपना राज्यसभा, ये बना अपना लोकसभा। अब यहां पे मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ हाउसेज आर चोजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन। कम से कम किसी तरीके से डायरेक्ट इलेक्शन हमारे आना शुरू हुआ। कैसा? ये डायरेक्ट इलेक्शन वो होगा जिसमें कुछ ही तरह के लोग वोट दे सकते हैं। वोट देने वाले लोग भी कुछ ही होंगे, जो कम से कम 10% अपना टैक्स इतना देता है कि नहीं देता है, जितना जो इतना एजुकेटेड है कि नहीं है। ऑलमोस्ट लगभग देश की उस समय 10% आबादी ही वोट दे पाती थी। अगर कोई इतना % टैक्स देता है, कोई इतना पढ़ा लिखा है कि नहीं, किसी पे इतनी जमीनें है कि नहीं, वो व्यक्ति वोट देगा। जो खड़ा हो रहा है वो तो और भी इनमें से कोई रिच आदमी ही होगा। तो वो हो रहा है इस समय, वही कहानी चल रही है, ठीक है जी, ओके। अभी मॉनेटरी ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म्स में एक बात और हुई कि लंदन में एक एम्बेसडर बनाओ, ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन। लंदन में अभी तक जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया हुआ करते थे, वो मंत्री जो ब्रिटेन के पार्लियामेंट में बैठते हैं, वही सारे इंडिया के फॉरेन रिलेशन में वही देखते थे। उस समय तो कोई भी हमारे लिए कोई एम्बेसडर होता ही नहीं था। तो एम्बेसडर वाला काम पहली बार बनाना शुरू किया कि हाई कमिश्नर बन जाता है, एक ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर होगा जो कि बड़ा भारी ऊपर काम संभाल लेगा, ठीक है, देश के बाहर के रिश्ते। चलो 3 आउट ऑफ 6
वाइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू बी इंडियंस। पहली बार जो हमारा जो अब ये जो हमारा 1+4 था, इसको ऐसे कर लेते हैं, 1+4 था, इसको पहले तो 6 कर दिया गया है, ठीक है, अब 4 हट गया है, ये है, अब ये है वो +60, ऐसा है ना अब ये काम। तो इस 3 आउट ऑफ 6 वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू बी इंडियंस, इसको इंडियन रख लो, इंडियन होंगे तो अपने आपके सरकार के काम में, सरकार में आपके हेल्प करने वाले लोग हो जाएंगे। चलो, एक्सेप्ट द कमांडर इन चीफ, अभी भी कमांडर इन चीफ जो है वो ब्रिटेन का ही रहेगा, ब्रिटेन की आर्मी है, ब्रिटेन की आर्मी ब्रिटेन के वजह से हमारे यहाँ पे जंग लड़ती है, जंग अपना कर लेगी, जो भी कर लेगी। जो हमारे देश की उस समय की ब्रिटिश इंडिया आर्मी है, उसका जो सुप्रीम अपना जनरल होगा वो अभी भी इंडिया का नहीं होगा, वो बाहर का ही होगा। चलो ठीक है, अभी इन्होंने जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था, जो इन्होंने कहा ये हिंदू मुस्लिम वाला एरिया तो बढ़िया है, इसको और बांटो, सबको बांट दो, तो इन्होंने कहा धीमे धीमे सबको दे दो, सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, यूरोपियंस, पूरा देश आपस में बट रहा है, फिसल रहा है, एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा सब कुछ हो रहा है। स्लोली स्टैट्यूटरी कमीशन एक आएगा बाद में, एक 10 साल बाद बुला लेंगे इसको, जो आएगा बाद में इस एक्ट को पढ़ने के लिए कि इस एक्ट ने कितना अच्छा काम किया, इसको देख लेंगे हम 10 साल बाद। ये एक्ट, ये जब कमीशन आएगा इसको भी हम अभी आगे देखते हैं क्या हो रहा है। एक चीज इन्होंने शुरू करी, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में जो प्रांत हैं हमारे, बॉम्बे, बंगाल, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इन सारे प्रोविंसेस में अपने इन्होंने डायरकी बना दी, डायरकी, रिजर्व सब्जेक्ट, ट्रांसफर सब्जेक्ट, ये सारे अपने दोनों तरह के डबल रूल हो रहा है। चलो ठीक है जी। ऑन रिकमेंडेशन ऑफ ली कमीशन, एक ली कमीशन आया था 1923 में, इन्होंने बोला था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में एक चीज अच्छी रखना, वो ये होनी चाहिए, प्रोविजन फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। ये रहा, दिखा चमका। तो 1926 में पहली बार एक यूपीएससी जैसा कुछ होगा, जो देश में अच्छे ऑफिसर्स को सर्च करेगा, सिलेक्ट करेगा, हायर करेगा, भर्ती करेगा, रिक्रूट करेगा, जो भी करेगा। अब जो प्रोविंशियल बजट है उसको पहली बार हमने जो बॉम्बे, बिहार, बंगाल, अपने जितने सारे ये प्रोविंसेस थे, इनके अपने बजट भी पहले सेंटर से ही आते थे, वहीं से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया साहब, वाइसरॉय साहब बना के भेज देते थे, हाँ ठीक है, बंगाल के लिए इतना, बिहार के लिए इतना, इसके लिए इतना। हमने कहा नहीं, अलग अलग कर देते हैं, जो प्रोविंसेस का बजट है उसको सेपरेट कर दो फ्रॉम द सेंट्रल बजट फॉर द फर्स्ट टाइम, कर दिया इसको, ठीक है जी। लिमिटेड फ्रेंचाइजी ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स या एजुकेशन, वही फ्रेंचाइजी मतलब वही वोट देना कि कौन वोट दे पा रहा है। पहली बार जो हम देख रहे थे कि हमारे इंडियंस उसमें जा रहे हैं, इनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जा रहे हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जा रहे हैं, हमारे लोग अपर हाउस में, लोअर हाउस में जा रहे हैं, तो इसमें जो लोग चुन के जा रहे हैं, वो लोग जो वोट पा रहे हैं, वोट देने वाले लोग कौन है, कुछ ही इंडियंस, 10% आबादी, 10% पॉपुलेशन, बस ये हो रहा है। लो साहब, क्या है ये है ही क्या, ये हुआ है। गुड, आगे चले हम। अब इस जो हमने कमीशन के पीछे बात करी थी, जो 10 साल बाद आएगा, जो उसको स्टडी करेगा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कितना अच्छा काम किया है। अब अंग्रेजों के हिसाब से एक तरीके से तो उन्होंने सही चीज करी कि भाई पहले एक्ट लाके दे दिया, उस एक्ट को 10 साल देखा काम करा के कि कितना काम किया, और उसको फिर बाद में साइमन कमीशन के द्वारा उसको पढ़वाया कि इस एक्ट ने कितना अच्छा काम दिखाया है, क्या कुछ इंडिया में चेंज हुआ है, क्या कुछ फर्क हुआ है, क्या कुछ हुआ है। ये कमीशन आया पढ़ने इसको, कौन थे ये, सर जॉन साइमन। ये जॉन साइमन के साथ ऐसे 7 लोग आए थे, 7 मेंबर कमीशन था ये। अब ये 7 मेंबर कमीशन था, इसमें ऑल मेंबर्स वर ब्रिटिश। लो, कोई इंडियन ही नहीं है। तुमने हमारे लिए एक्ट बनाया, कौन सा एक्ट बनाया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है। अब तुमने अगर ये एक्ट बना के हमको पकड़ा दिया, ये वाला तुमने ये एक्ट बना के लंदन से पास करा के हमको दे दिया, लो साहब लो, ये तुम्हारे लिए एक्ट ले जाओ। अब इस एक्ट को हम देख रहे हैं और हम ऊपर देख रहे हैं, हमने फिर देखा उसमें लिखा हुआ है कि एक 10 साल बाद एक कमीशन आएगा जो इस एक्ट की स्टडी करेगा, ठीक है। और जब ये कमीशन आया, ये कमीशन बाहर से आया, तुम्हारे भेजा हुआ कमीशन है, एक्ट हमारे लिए था ना, हमने बनवाया, हमारे लिए ये एक्ट आया है, तो हम बताएंगे ना इसमें, इसके एक्ट में क्या अच्छा है क्या बुरा है। इन्होंने कहा हम बता रहे हैं ना, हम गोरे लोग हैं, हमें सब आता है। इन्होंने कहा लो, हम इंग्लिश है, हमें सब आता है, हमने सब सीख लिया है। तो इन्होंने अपने आप से ही कमीशन बना के भेज दिया लंदन से, सर ये 1929 में। चलो ठीक है, 10 साल इनको सबर नहीं हुआ, 10 साल में आ गया कमीशन इनका। और हाँ, साइमन कमीशन ऑफ 1927, 10 साल भी नहीं हुआ, इनको सबर नहीं हो रहा था कि लब बना के देख लेते, भेज देते, देखो देखो इंडियंस को मजा लेते हैं इंडियंस से इस बार, और मजा लिया हमसे इन्होंने अभी ये भेज दिया 27 में एक कमीशन, जो कि हमारा ये कहलाया गया। इसमें सारे के सारे ब्रिटिश लोग, तो हमारे देश के समय जितनी मुस्लिम लीग थी, कांग्रेस थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, गांधी जी, लाला जी, अंबेडकर जी, सब ने इनका बॉयकॉट किया कि हमने इनसे बात कर रहे हैं। कौन है ये कमीशन, साइमन कमीशन। अबे हमारे लोग, हम पूछना, हमसे बात करते हैं ये लोग,
कोई नहीं बात कर रहा है इनसे। इस कमीशन ने जब इनसे किसी ने बात नहीं करी, ये लोग जाते थे अलग अलग यूनिवर्सिटियों में, अलग अलग जगहों में, अलग अलग अपने कांग्रेस के सेशंस में, कोई नहीं कहता हटो दूर हटो। और अगर ये कहीं आते भी थे मीटिंग करने तो लोग उठ के चले जाते थे, हम नहीं बात करेंगे आपसे, एकदम पीछे पीछे पीठ करके घूम गए ऐसे खड़े हो जाते थे कि हम नहीं बात कर रहे हैं आपसे। और कमीशन खड़ा हुआ है कि अबे हम आए बात करने, नहीं बात करने जाओ ऐसे, सब चुप, कोई इनसे बात नहीं करेगा, बॉयकॉट, कंप्लीट बॉयकॉट। तो कमीशन ने कहा ठीक है, अपनी रिपोर्ट अब मैं खुद बना रहा हूं, भाड़ में जाओ। इन्होंने अपनी रिपोर्ट बना के भेज दी 1930 में। अब देखना बेटा, तुमने हमें बॉयकॉट किया है, कैसे तुम्हारा बॉयकॉट होता है। चलो, इस रिकमेंडेशन में कई सारे कुछ कुछ पॉइंटर्स थे जो सही थे, कुछ कुछ थे बहुत ही गलत थे, कुछ ही एक आध जो थे वो सही थे। तो इनको कुछ कुछ चेंज के साथ हमने जीओआई 1935 में इनकॉर्पोरेट कर लिया। आगे वो जीओआई अभी देखेंगे, 1935 देखेंगे। तो रिकमेंडेशन क्या थी, इन्होंने कहा रिकमेंडेशन ये है, सबसे बढ़िया चीज ये वाली चीज, आहा वाह 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 वाह, मजा ही आ गया। इन्होंने कहा वाह बहुत ही बढ़िया, कम्युनल इलेक्टोरेट, इसे तो और बढ़ाओ, बांट डालो पूरे इंडिया को आपस में, एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में खत्म ही कर दो इंडिया को। तो इन्होंने कहा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ये वो, विमेन, लेबर, सब चीजों को दे दो, सबको रिजर्वेशन दे दो, सबको कम्युनल इलेक्टोरेट दे दो, और जो डायरकी है वो हटा दो। डायरकी क्या होती है, डबल रूल। डबल रूल मतलब टैक्स कोई लेगा, राज कोई और करेगा, गाली कोई और खाएगा, ये वाला काम नहीं चलेगा। एक जो टैक्स ले रहा है वही चीज जिम्मेदार है कि अब यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब एक फेडरेशन बनेगा ऑफ ब्रिटिश इंडिया। फेडरेशन माने क्या होता है, एक ऐसा संघ, एक ऐसा फेडरेशन यूनिट जिसमें कई सारे, उस देश में कई सारे छोटे छोटे अंग हैं, बिहार, मद्रास, बॉम्बे, गुजरात, सतारा, NWFP, भोपाल, यूपी, ये सारे के सारे। अब ये जो रिकमेंडेशन थी, इन रिकमेंडेशंस को डिस्कस करने के लिए ब्रिटेन में बुलाए गए थे हमारे सारे लीडर्स, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हमारे अंबेडकर जी, सब लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, आ जाओ बैठ जाओ बात कर लेते हैं, गोल मेज पे बैठेंगे, आपस में बात करेंगे। कोई नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, चलो तीसरी में चले गए। 3 बार ऑर्गेनाइज कराई ब्रिटेन में सरकार ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कि आ जाओ भैया, आ जाओ भैया, आ जाओ भैया, बात कर लेते हैं इस पे। तो आखिरी में चलो जाते हैं, चलो ठीक है, होके आते हैं। अब इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद फाइनली एक व्हाइट पेपर बनता है, व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स वाज प्रिपेयर्ड। ठीक है, इन रिकमेंडेशंस को जो साइमन कमीशन ने दी है, इस साइमन कमीशन की रिकमेंडेशंस को स्टडी करने के लिए, डिस्कस करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस का फिर एक व्हाइट पेपर बनाया गया जो बाद में पेश हुआ पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में जो ये व्हाइट पेपर पेश हुआ है, इस व्हाइट पेपर में कई सारी रिकमेंडेशन लिखी हुई थी, उनको हमने इनकॉर्पोरेट किया इन द जीओआई 1935। ठीक है, अभी 1935 से पहले यही कम्युनल रिवॉर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया है क्योंकि 1932 में जो प्राइम मिनिस्टर थे रैमजी मैकडोनाल्ड, इन्होंने बोला था इंडिया टूट रहा है, तोड़ो, पूरा तोड़ दो। इन्होंने बोला कि कंटिन्यूड, इसको कंटिन्यू करो, किस चीज को, जो सेपरेट इलेक्टोरेट है, मतलब सारे अलग, मुस्लिम मुस्लिम को वोट देगा, सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस, हर किसी को अपने अपने लोगों को अपना अपना वोट देने का अधिकार है। कोई दूसरों को एक साथ, तुम एकता मत दिखाना अपनी, इंडियंस को एकता की जरूरत नहीं है, नहीं, ऐसे बना दो। अब ऐसे में क्या हो रहा है, इन्होंने आगे करा कि हाँ एक चीज तो और रह गई, वो क्या, अंबेडकर जी का पूरा आंदोलन है, वो क्या है, फॉर दलित्स हैं। अब फॉर, उस समय शेड्यूल कास्ट जिनको हम आज बोलते हैं, उस समय अंग्रेजों ने बोला डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, ये परेशान है, ये लोग डिप्रेस्ड हैं, ये लोग दुखी हैं। तो इनका एक डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए इन्होंने कहा अब तुम भी ये ले लो, ये अपना सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट होता क्या है, मतलब एक क्षेत्र में जहां पे अगर एक हिंदू खड़ा है, एक मुस्लिम खड़ा है, एक पंजाबी खड़ा है, एक सिख, जो भी है, तो इनमें सब में जो चुनाव में खड़े हुए हैं, अब क्या होगा कि हमारा यही एक जो हिंदू होगा वो हिंदू को वोट देगा, जो मुस्लिम होगा मुस्लिम को वोट देगा। तो ऐसे करके अब देश कभी भी अपना एक साथ अपना एक जिला अपने प्रतिनिधि को चुन नहीं पा रहा है, ये हो रहा है। गांधी जी ने कहा ये नहीं होने दूंगा मैं। गांधी जी ने कहा मैं मर जाऊंगा भूखा, मैं फास्ट अनटू डेथ पे जा रहा हूं, मैं अपने भूख हड़ताल पे जा रहा हूं, मुझे यरवाड़ा जेल में मुझे मार डालना, मुझे यहीं दफना देना, पर मैं ये अपने सामने देखूंगा नहीं, मैं नहीं होने दूंगा ये। अम्बेडकर जी का सर, गांधी जी मुझे परेशान मत करो, गांधी जी मेरा जो लोग हैं बहुत परेशान है, मेरे लोग ऑलरेडी दलित बहुत ज्यादा मारे पीटे जाते हैं, बहुत ज्यादा दबाए कुचले जाते हैं, मुझे ठीक लग रहा है, कर लेने दो। गांधी जी ने कहा नहीं, हिंदू हमारे एक रहेंगे, नहीं, चाहे आप जो ले लो मुझसे, चाहे आप जैसा चाहो मुझसे ले लो। तो फिर अंबेडकर जी और गांधी जी में एक पूना पैक्ट होता है, पूना पैक्ट मेड बिटवीन कांग्रेस एंड डिप्रेस्ड क्लासेस। चलो ये हो गया। इस वजह से क्या हुआ कि हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट एक साथ रही, मतलब चाहे कोई डिप्रेस क्लास का खड़ा हो, चाहे कोई जनरल कास्ट का खड़ा हो, पर वोट सारे हिंदू एक साथ ही देंगे।
ठीक है, हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट वाज रिटेन्ड एंड सीट्स आर रिजर्व फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। हमने कहा चलो ठीक है, अगर दलित इतने परेशान हैं, चलो तो हम इनको रिजर्वेशन दे रहे हैं, हम इनको सीट्स रिजर्व कर रहे हैं फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। ठीक है, अब खुश, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, चलो अब आ गया 1935 का अपना जीओआई, जिसमें साइमन कमीशन की रिपोर्ट्स के कई सारे रिकमेंडेशन थे, कुछ कुछ चेंजेस के साथ। चलो क्या क्या किया, ये जो जीओआई था ही बहुत बड़ा। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक तरीके से इंस्पिरेशन है, ठीक है। मतलब इसमें इतने सारे एक्ट, इतने सारे इसमें आर्टिकल हैं, इतने सारे इसमें 321 सेक्शन हैं, 10 शेड्यूल हैं, इसमें बहुत बड़ा एक्ट था ये। इसमें कंप्लीट चीजें लिखी हुई थी कि कैसे कैसे होगा। इन्होंने हमारे प्रोविंसेस में एबॉलिश कर दी, जो हमारे सेंटर में ये बोल दिया कि चलो यहां तो अपर हाउस लोअर हाउस बना हुआ है, ठीक है। प्रोविंसेस देखो क्या चल रहे हैं, बंगाल, बिहार, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, NWFP। यहां पे जो डायरकी चल रही है, डबल रूल चल रहा है, हटा दो उसको। नहीं, जो सरकार टैक्स ले रही है वही जिम्मेदार है रूल करने के लिए, ठीक है। और प्रोविंशियल जो अपने प्रोविंसेस है उनको ऑटोनॉमी दो, अपने आप करने दो ना जो मनो कर रहे हैं, चलो ठीक है। जो बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम, यूपी, ये इन जगहों में 11 में से 6 एरियाज में हमने कहा 2 हाउस 2 बना के, अपर हाउस लोअर हाउस बना के देते हैं, ठीक है, अच्छा लगेगा। अब इस एक्ट ने पावर डिवाइड कर दी। कैसे कैसे, एक बनी यूनियन लिस्ट, एक बनी प्रोविंसेस लिस्ट, एक बनी कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं जो सेंटर के पास रहेंगे, जैसे क्या, देश का डिफेंस, देश की सी फोर्स, नेवी फोर्स, देश की एयर फोर्स। तो किसी स्टेट को थोड़ी देंगे, बंगाल को अलग एयर फोर्स दे दी, नहीं, ये नहीं होगी। तो प्रोविंसेस के पास क्या क्या रहेगा, अपना छोटा मोटा अल्कोहल पर टैक्स लेने का, लैंड का, लॉ एंड ऑर्डर का, नीचे अपने जो एरिया, अपने जो ग्राउंड पर चल रहा है। और कॉन्करेंट क्या है, कॉन्करेंट में कुछ कुछ ऐसे 36 आइटम है जो दोनों देखेंगे। क्या है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, जैसे कुछ कॉमन आइटम जिसपे दोनों अपना टैक्स लगा सकते हैं, दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है, ये बन गया। फिर साथ में सरकारी नौकरियों में भर्ती कराने के लिए पहली बात तो फेडरल PSC, UPSC, फिर प्रोविंशियल PSC, UPPCS, ये आ गया। एक JPSC, जॉइंट PSC, 2 स्टेट्स के लिए या 2 प्रोविंसेस के लिए एक साथ एक ही बना दो, वो दोनों के लिए भर्ती कर लेगा, जैसे हरियाणा, पंजाब, ठीक है, जैसे आंध्र, तेलंगाना। तो इनमें जॉइंट PSC ऐसे बना लो। ऑल इंडिया फेडरेशन होगा, जिसमें क्या होंगे, जिसमें सारे प्रोविंसेस होंगे और राजे रजवाड़े अपने अपने जो अपना राजा, अपना बचा कुचा उनका साम्राज्य बचा रह गया, इनको सबको बना के एक ये इंडिया बन जाएगा। बस ये फेडरेशन रहेगा। हमने जब संविधान लिया, हमने कहा फेडरेशन नहीं होगा हमारे यहां, हमारा क्या होगा, यूनियन, ठीक है। जब संविधान आया हमने कहा फेडरेशन नहीं, फेडरेशन क्रॉस, यूनियन टिक। हमने ऐसे किया कि नहीं नहीं नहीं, हम सब एक हैं भाई, बस हो गया, बहुत सबका नाटक हो गया, सबका हमने देख लिया, अभी किसी तरह आजाद हो रहे हैं, धीमे धीमे करते हैं आजाद होने का। प्रिंसली स्टेट्स जो हैं उस समय तो फेडरेशन में वो आ ही नहीं रहे थे, डिड नॉट ज्वाइन इट, सो फेडरेशन नेवर बिकेम एन एग्जिस्टेंस, नेवर केम इनटू एग्जिस्टेंस, वो कभी आया ही नहीं। प्रिंसली स्टेट तो अपने राजे रजवाड़े कह रहे थे, हमारा तो महाराज, हमारा राजपाट चले जाएगा, किले से निकाल के हमको डाल देंगे किसी फ्लैट के अंदर, हमको नहीं हमारा रहने देंगे ये लोग। तो फिर ये प्रिंसली स्टेट तो जुड़े नहीं कभी, ठीक है। जीओआई 1935 ने कई और भी चीजें दी। इन्होंने बोला कि सेंटर में रहेगी डायरकी, डबल रूल, ठीक है। फेडरल सब्जेक्ट डिवाइडेड इनटू रिजर्व सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। मतलब क्या, डायरकी क्या हो रहा है यहां पे, मतलब ऐसा है कि सेंटर में पहली बार हमने रिजर्व ट्रांसफर देके, जो हम पीछे हमने देखा था गवर्नर साहब के साथ प्रोविंसेस में रिजर्व ट्रांसफर, गवर्नर प्लस एड ऑफ मिनिस्टर, ऐसे अब सेंटर में पहली बार हो रहा है वाइसरॉय प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वाइसरॉय प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ऐसे वाला, ठीक है। लेकिन अभी भी अगर कुछ ऐसा टॉपिक आया तो उसकी पावर किसके पास जाएगी, वाइसरॉय के पास। जिस टॉपिक को कोई समझ नहीं पा रहा है, जिस टॉपिक के ऊपर किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया था, जिस टॉपिक के मान लो रेस्ट्रिक्टिव पावर कैसे, अगर उस समय के हिसाब से मान लो 1935 में अगर मान लो इंटरनेट, कोई मोबाइल फोन कहीं जाके उसमें टाइम मशीन के द्वारा कोई टाइम मशीन से एक मोबाइल फोन फेंके आए वहां पे सेंटर में, दिल्ली के घर, इनके घर के ऊपर, तो ये कहेंगे ये क्या चीज है, कांच की जैसी, प्लास्टिक की जैसी, ऐसा कुछ। अगर वाइसरॉय 1935 में ये चीज सोच रहे हो अब क्या हो सकती है, ये चीज तो बहुत ही भयंकर हो जाएगी। 1935 में वाइसरॉय कह रहा है मैं सुबह सुबह, मेरे पास तो AC भी नहीं है, मेरे पास तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, अब ये चल क्या रहा है, इस पर वो टच कर रहा है, कह रहा है ये बिल्ली बनी है इस पे, ये क्या हो रहा है, काला लाल हो रहा है। तो इस समय में ऐसी चीज के लिए रूल बनाने के लिए इनके पास कौन है, इनके पास वाइसरॉय के पास पावर है। आज की तारीख में ये पावर किसके पास होती है, पार्लियामेंट के पास होती है। नहीं, उस समय एक सिंगल पर्सन के पास थी, वो कौन, वाइसरॉय, ठीक है। ये हुआ। अब एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देश में अपना सेंट्रल बैंक हो,
जो देश की हमारी मॉनेटरी पॉलिसी समझे, या फिस्कल पॉलिसी, क्या बोलोगे इसको, ठीक है। तो पहली बार हमारा सेंट्रल बैंक हमारा आ गया, जो देश की करेंसी सेट रखेगा, सेंट्रल बैंक हो गया भैया। चलो ये भी ले आए। अब एक फेडरल कोर्ट हमारी 1937 ये बनी, फेडरल कोर्ट दिल्ली में आ गई। हमने कहा फेडरल कोर्ट भाई नाम हटाओ, पहले वाला नाम अच्छा था, कौन सा, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट नाम अच्छा है, चलो वो रख लेंगे। हमने काउंसिल ऑफ इंडिया जो था वहां पीछे बना था 1858 में, उस काउंसिल ऑफ इंडिया को हमने बोला कोई जरूरत नहीं अब इसकी। अब क्या बनेगा, अब बनेगा पार्लियामेंट बन रहा है धीमे धीमे। चलो चाचा धीमे धीमे निकलना शुरू करो, अपना रास्ता नापो। अब ये काउंसिल ऑफ इंडिया जो बना रहे हो, ये इसमें 1+4+60+16 ये सब खाता हूं, चलो हो गया बाय बाय। अब एक्सटेंडेड फ्रेंचाइज 10% पॉपुलेशन अभी वोट दे रही है, थोड़ा बहुत और ज्यादा, चलो आगे बढ़ गए हम। जो पहले 10% पीछे थे वो 10% और बढ़ गए यहाँ पे। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एक्सटेंडेड। प्रॉब्लम, बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम, बहुत ही भयंकर प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम नहीं जा रही है, ये प्रॉब्लम और ज्यादा एक्सटेंड हो गई है। कैसे, अब डिप्रेस क्लासेस तो है ही है, साथ में विमेन है, साथ में लेबरर्स हैं, सबको दे दो, सबको देना शुरू करो। जो जो समाज का वंचित वर्ग है, जो जो परेशान वर्ग है, उन सबको देना पकड़ाना शुरू कर दो। गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी सब लोग सोच रहे थे दिस इज गोइंग टू कॉस्ट अस, हम अब फंसेंगे इसमें। चलो ठीक है, किसी तरह देखेंगे इसको, आजादी लेते हैं पहले। फाइनली ब्रिटेन ने अपना एक और एक्ट पास किया वहां पे 47 में। वो क्या एक्ट था, आजादी देते हैं हमें। क्या आजादी रहेगी, 20 फरवरी को 1947 को प्राइम मिनिस्टर एटली, जो क्लेमेंट एटली, एक लेबर वाले, एक हमारे लेफ्टिस्ट, हमारे एटली हमारे वहां के पीएम, अच्छे पीएम थे वहां के, काफी अच्छे पीएम थे। तो उन्होंने कहा था कि देखो ठीक है, मेरे पास कई सारी कंप्लेंट आ गई, वाइसरॉय की कंप्लेंट बहुत सारी आ गई, लॉर्ड अर्विन, लॉर्ड वेवल, सबकी आ गई कि यार इंडिया बहुत टफ हो रहा है या झेलना, इंडिया हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे ज़्यादा लंबा। और अब फुल फोर्स में सारे लोग एक्टिव हो गए, अब ये सब एक साथ भी होते हैं, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, डू और डाई, डायरेक्ट एक्शन डे, सब कुछ हो रहा है यहाँ पे, आग लगी पड़ी है पूरे देश भर में। अब नहीं हो पाएगा मालिक, अब निकलो यहाँ से। तो एटली ने, प्राइम मिनिस्टर ने अपने ब्रिटेन में पार्लियामेंट में कह दिया था, ऐलान कर दिया था कि मैं इंडिया छोड़ दूंगा बाय 30 जून 1948। यहां बोले 48, अबे ओ इधर आओ, यहां बैठो, चलो। यहां पे 3 जून 1947 को इंडिया में एक बोला गया, एक डायलॉग मारा गया, बात ये हुई कि जो भी संविधान सभा बनेगी इंडिया के अलग होने के, इंडिया को आजाद होने के बाद, और मुस्लिम लीग अपना कह रही है कि हमें अपना मुस्लिम एरिया चाहिए, हमें अपना पाकिस्तान चाहिए, हमें अपना ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान जो भी इन्हें चाहिए ले दो, ठीक है। दोनों तरफ अपनी अपनी संविधान अपने अपने बनाएंगे ये लोग। जैसे ही इंडिया मान लेते हैं अलग होता है, ठीक है, अब ब्रिटेन यहां से, पहले इंडिया पूरा इनका ब्रिटेन का है, ठीक है, ब्रिटेन चला गया, अब ये लाइन खिंच गई है, ठीक है। अब यहां पे एक पाकिस्तान है, एक इंडिया है, तो अब दोनों तरफ अपनी अपनी संविधान बनेंगे, जब भी बनेंगे, जैसे ही बनेंगे, तो जो भी पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कांट बी एप्लीकेबल ऑन पार्ट्स ऑफ कंट्री अनविलिंग टू एक्सेप्ट इट। मान लेते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये परेशान है, ये पार्ट कहता है इस संविधान सभा का बनाए हुए संविधान को मैं, ये वाला पार्ट मैं नहीं मानता हूं, तो उस पर नहीं लगेगा। ये ऐलान हुआ 3 जून 1947 को। हमने कहा ये तो गुरु तुम एक चॉइस दे रहे हो, हमें चॉइस चाहिए ही नहीं थी। सेम डे, उसी दिन माउंटबेटन ने बोला कि मेरे पास एक प्लान है। प्लान क्या है, हम एक लाइन खींच देते हैं, लाइन ऑफ क्या, लाइन ऑफ पार्टीशन। लो साहब तुम्हें अलग चाहिए, ले जाओ अलग, ठीक है, पार्टीशन हो गया अलग। अब एक्सेप्टेड बाय कांग्रेस भी, मुस्लिम लीग भी, दोनों ने कहा ठीक है इसको मानते हैं, चलो फाइनली अलग तो हुए, फाइनली आजाद तो हुए, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 रेडी होके सामने खड़ा हुआ है। ब्रिटिश रूल खत्म हो गया है, इंडिया का पार्टीशन हो गया है, ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वर क्रिएटेड। दोनों के अपने 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 संविधान सभा, 80-20 रूल इन्होंने बना लिया कि साहब 20% चीज़ों पे हक पाकिस्तान का होगा, 80% चीज़ों पे हक इंडिया का होगा, और जो ये प्रिंसली स्टेट्स हैं इनको हक रहेगा ये चूज करने का कि वो किस में जाना चाहते हैं या वो सेपरेट रहना चाहते हैं। ब्रिटेन प्रॉब्लम दे के गया है, प्रॉब्लम लेके आया था, प्रॉब्लम दे के जा रहा है, ये प्रॉब्लम है। अब हमने बोला ये सिविल सर्विसेज में जो अपॉइंटमेंट हो रहा है, ये जो मंत्री साहब वहां से करवाते थे लंदन से, बंद करो इसको। सबसे पहली बात, हमें अफसर चाहिए इंपॉर्टेंट, बड़े ऑफिसर, स्मार्ट ऑफिसर, इंपॉर्टेंट इंडियन ऑफिसर्स, ठीक है। डिसकंटिन्यूड अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज एंड रिजर्वेशन बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। मंत्री साहब की वहां से छुट्टी, कोई जरूरत नहीं है इनकी,
गवर्नर जो होते हैं अपने प्रोविंसेस में एंड प्रोविंशियल गवर्नर टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ रिस्पेक्टिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन ऑल मैटर्स। अब वाइसरॉय का खेला खत्म, अब वाइसरॉय नहीं बोला जाएगा, अब बोला क्या जाएगा, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वो कौन बने थे, लॉर्ड माउंटबैटन। उसके बाद कौन थे फर्स्ट इंडियन, इंडियन कौन थे जो पहले बने थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इंडियन, वो बताना जरा, ठीक है। तो जो सेंटर में जो गवर्नर जनरल हो वो और अपने प्रोविंस में गवर्नर जनरल हो, अब वो अपने मन से नहीं करेंगे, वो एक्ट करेंगे, वो कोई भी काम करेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ रिस्पेक्टिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बस। दूसरी कोई हर मैटर में दूसरे कोई बात नहीं सुनेंगे, अपने मन से कुछ नहीं कर सकते वो। अब संविधान सभा ऑफ 1946 ये बननी शुरू हो चुकी है, पहले 1 साल पहले से ही इन्होंने कहा अब हम एक्टिव हो चुके हैं, हम अब बनाएंगे संविधान, और हम ही इस समय देश की पार्लियामेंट है। ये उस समय देश की पार्लियामेंट बन गई इंडियन डोमिनियन की। चलो ठीक है, एबॉलिश वाइसरॉय खत्म, गवर्नर जनरल हम हमारे हर डोमिनियन के लिए अपना अपना एक हो गया। तो लॉर्ड माउंटबैटन जो थे वो उस समय दोनों देशों के लिए गवर्नर जनरल थे उस समय के पहले, ठीक है। एबॉलिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इनकी जरूरत नहीं है, अब ये मंत्री जो है ये हटाओ इन्हें। ये जो किंग जॉर्ज के आखिरी टाइटल में जो लिखा रहता था एम्परर ऑफ इंडिया, हटा दो ये नाम। ड्रॉप्ड द टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया फ्रॉम द रॉयल टाइटल्स ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड। अब जो वो नाम था ना, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन नॉर्दर्न आयरलैंड एंड ऑफ सदर्न ओवरसीज टेरिटरीज किंग हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ डिफेंडर ऑफ द फेथ, एम्परर ऑफ इंडिया नहीं है, एम्परर ऑफ इंडिया नहीं होगा, ठीक है। नो एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड आफ्टर 15 अगस्त 1947 is applicable to either of the new dominions। अब तुम कुछ भी एक्ट बना लो, ब्रिटेन का पार्लियामेंट हमारे ऊपर है, हम रखें या ना रखें, बस हमारे मर्जी से है, ठीक है। लॉर्ड माउंटबैटन became the first governor general of new dominion of India and ये हमारे नेहरू जी थे, उनको sworn in करवाया गया, उनको शपथ दिलवाई गई एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। फाइनली हमारे सामने एक हमारा संविधान सभा हमारी एक्टिव हो गई, काम कर रही थी अपना दबा के, और उन्होंने लिख लिख के पूरा पूरा संविधान अपना बनाया। चलो ठीक है, ये था जो हमारे को हमने आज पढ़ा है। क्या पढ़ा हमने आज, रेगुलेटिंग एक्ट पहला आया था, जिसमें क्या हुआ था, एक सूत्री धागे से पिरोना शुरू हुआ था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बना था, और जीजी ऑफ बंगाल को बोलना शुरू किया। जीजी ऑफ जो हमारे जी ऑफ बंगाल थे वो हमारे जीजी साहब हो गए, ठीक है, नाम में एक जी एक्स्ट्रा आ गया। अब जो जीजी और काउंसिल था उनको सुप्रीम कोर्ट से बाहर कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट आपके ऊपर कुछ नहीं बोल सकती, ठीक है। ये क्या था, हमारा अमेंडिंग एक्ट हो गया। फिर विलियम पिट जो एक्ट लेके आए थे वो क्या था कि हमारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बन गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बन गया। क्यों बना, क्योंकि हमारे कंपनी के दो अलग अलग काम हो रहे थे, कमर्शियल भी पॉलिटिकल भी, ठीक है। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस आए थे हीरो बनने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा मैं जब जाऊंगा जब मैं बनूंगा कमांडर इन चीफ, और मेरे पास क्या होगी, ओवरराइड होगी, पावर होगी, वीटो पावर होगी मेरे पास, ठीक है। ये आ गए। फिर ट्रेड मोनोपोली कंपनी की 20 साल और बढ़ा दी। चलो ठीक है, अच्छा काम कर रहे हो। ये काम हुआ है चार्टर एक्ट में, पहला चार्टर एक्ट है। फिर अगला चार्टर एक्ट में बोला गया कंपनी की अब ट्रेड मोनोपोली जो है उसको हम थोड़ा सा भैया रखें कि ना रखें, चाइना में टी में रखेंगे बस, ठीक है। अबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली, और देश में क्रिश्चियन मिशनरीज और वेस्टर्न एजुकेशन शुरू हो गई है, ठीक है। अब जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आया, जीजीबी को बोला गया जीजीआई हो, अब आप बड़े आदमी हो, लॉर्ड विलियम बेंटिक बन गए, गुड, ठीक है। चार्टर ऑफ 1853 क्या बोलता है कि इंडिया में जो इंडियंस हैं वो सिविल सर्विस में एग्जाम अपना ले सकते हैं, लोकल रिप्रेजेंटेशन होगा, कहां पे, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। ओपन कंपटीशन होगा फॉर सिविल सर्विसेज, गुड। इसके बाद कंपनी की सेवा समाप्त। कौन आया, द क्राउन रूल। क्राउन रूल में हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा पहला जीओआई आया 1858 कि क्यों आया ही है, क्यों, क्योंकि इन्हें लाना था एक गुड गवर्नमेंट फॉर इंडिया, एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। चलो ठीक है, क्या बना, जीजी का टाइटल हटा के वाइसरॉय, कंपनी की सेवा समाप्त। अब क्राउन, ईआईसी वाज एबॉलिश्ड, क्राउन अब सीधा सीधा डायरेक्ट अपना क्राउन है। अगला काम और बड़ा, काउंसिल्स एक्ट, इसमें वाइसरॉय के पास ऑर्डिनेंस बनाने की ताकत, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ा दिया गया है कि अब सबके पास अपनी अपनी पावर है, बंगाल, बिहार, मद्रास सबके पास, ठीक है। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें अगले एक्ट में हमारे 1892 में उसमें इंडियन मेंबर्स को बढ़ा दिया गया थोड़ा बहुत सा, ठीक है। लोकल जो हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो बजट डिस्कस कर सकता है, बस डिस्कस कर सकता है और ज्यादा कुछ नहीं। आगे बढ़े हम, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। इनमें से कौन है फादर ऑफ हमारा कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, कौन है, अभी पीछे देखा है हमने, मॉर्ले या मिंटो, आंसर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आया, ठीक है। बाइकैमरलिज्म, दोनों हाउस बन गया, अपर हाउस लोअर हाउस बन गया, हमारा डायरेक्ट इलेक्शन हुआ किसी तरह, ट्रेड बॉडी वगैरह बना के अपना दे रहे हैं थोड़ा बहुत अपना, ठीक है। अब साइमन कमीशन आता है, साइमन कमीशन ने रेकमेंड किया कि डायरकी हटा दो, ठीक है। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, ओके। इन्होंने कहा था कि इलेक्टोरेट्स को और बढ़ाओ, कम्युनल इलेक्टोरेट्स को और फैलाओ, ठीक है। फिर अपने कम्युनल अवार्ड्स मिले थे हमको। कम्युनल अवार्ड क्या थे कि सारे जो दलित हैं
डिप्रेस क्लासेस हैं, सिक्स हैं, एंग्लो इंडियंस हैं, यूरोपियन, सबको अपने रिजर्वेशन दो, ठीक है जी। रिप्रेजेंटेशन टू एससी। फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, इसमें क्या क्या आया है? आरबीआई बना है, यूपीएससी बना है, प्रोविंशियल पीएससी बना है, फेडरल कोर्ट बना है, और भी चीजें बनी है, ठीक है। फाइनली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बना, जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन हमारे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, ऑफ न्यू इंडिया। फाइनली इसके साथ हमारा हो गया चैप्टर ओवर। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।